हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू सब्जेक्ट कोड बैगलम 137 की, जिसकी बुक का नाम है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। जून 2025 एग्जाम के लिए वीडियो रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को और आप इस वीडियो को देख लेते हो जो मैंने दिसंबर वाले बच्चों के लिए बनाई थी, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आप ना कर पाओ। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि मैंने सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। जो टॉपिक आपके पहले पूछे जाते थे वो मैंने इस वीडियो में कर रखे हैं, और जो नए टॉपिक आपसे पूछे गए वो आज की इस वीडियो में सब कवर करा दूंगा। ठीक है, दोनों वीडियो को देखने के बाद कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ के आओगे एग्जाम के अंदर, या कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। सब टॉपिक आपको अच्छे से दिमाग में छप जाएगा। तो का एग्जाम है वो नहीं, दोनों वीडियो से बनने वाला है। तो शांति से इत्मीनान से पूरी वीडियो देख लेनी है और एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे, 100% गारंटी है। ठीक है। और जो फ्री पीडीएफ नोट है वो कहाँ मिल जाएंगे आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने भी। कुछ भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, सेकंड क्वेश्चन आता है, पहला पैराग्राफ के ऊपर आ जाएगा या पोएम के ऊपर आ जाएगा, आपको आंसर करने होते हैं। तो डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आता है ना, वो शॉर्ट नोट्स लिखने का आता है। आपको कुछ 4 टॉपिक दे देंगे। बेसिकली मैं कहूँ तो एक लिटरेरी डिवाइस की तरह ही होते हैं। ठीक है, जो कि ऑथर या स्पीकर यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको 4 मिलेंगे, 4 टॉपिक मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आप कह सकते हो। सब पार्ट के तौर पर आपको दो दो के बारे में ही लिखना है। ठीक है, कितने वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको चारों के चारों को ही एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप एग्जाम में कोई सा भी आप कर पाओ। ठीक है, आपको जो भी आसान लगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे रेफ्यूटेशन की। रेफ्यूटेशन क्या होता है भाई, जब हम किसी के आइडिया को या किसी की ओपिनियन को हम गलत साबित कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए प्रूफ दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, तो वो रेफ्यूटेशन होता है। और हम बहुत जगह पे रेफ्यूटेशन का यूज कर रहे होते हैं। देखिए, तो रेफ्यूटेशन मीन्स सेइंग दैट समवंस आइडिया और ओपिनियन इज रॉन्ग। ठीक है भाई, किसी का आइडिया और किसी का ओपिनियन गलत है तो उसको हम रेफ्यूटेशन बोलते हैं, और उसके लिए एक प्रॉपर रीजन भी देते हैं एंड प्रूफ भी देते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। और रेफ्यूटेशन का यूज डिबेट्स में, एसेज में एंड कन्वर्सेशन में किया जाता है, जब लोग जो है भाई एग्री नहीं होते हैं। ठीक है, मान लो डिबेट हो रही है और वहाँ पर जो लोग हैं भाई दूसरे अपोनेंट से एग्री नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे भाई, रेफ्यूटेशन का यूज़ करते हैं, और उस वाला उसकी बात को एग्री नहीं होते, गलत साबित करते हैं। ठीक है, और उसके लिए प्रूफ वगैरह जो उनको देना होता है वो दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं वो रेफ्यूटेशन ही है। आपने देखा होगा डिबेट अपनी ज़िंदगी में कभी भी, कि दो लोग जब डिबेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या ऐसे वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, तो अगर दूसरे की बात वो गलत साबित कर रहा है और उसके लिए वो रीज़न भी दे रहा है ना, वो रेफ्यूटेशन का यूज़ ही कर रहा है। समझ आ गया। अभी भी समझ नहीं आया तो जो टॉपिक खत्म होता है आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, अगर कोई कहता है, इफ समवन सेज मोबाइल फोन्स आर बैड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है भाई, अगर वो कह रहा है कि मोबाइल फोन चिल्ड्रन के लिए बेकार है, बच्चों के लिए बेकार है, तो हम उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। क्या कह के भाई, मोबाइल फोन्स कैन हेल्प चिल्ड्रन लर्न थ्रू। ठीक है, देखो, एक कह रहा है कि मोबाइल फोन गलत है, तो हम इसके आइडियाज के ओपिनियन को गलत साबित कर सकते हैं, रिफ्यूट कर सकते हैं। क्या कह के कि मोबाइल फोन्स बच्चों को सीखने में मदद करते हैं थ्रू एप्स। ठीक है, बच्चे ऐप की मदद से सीखते भी हैं। तो हमने क्या करा भाई, प्रॉपर बेसिकली रिफ्यूट कर दिया उसको, एक रीजन दे के कि मोबाइल फोन बेकार नहीं भाई, सीखने में मदद करते हैं बच्चों को। समझ रहे हो, तो ये रिफ्यूटेशन हो जाता है। आगे देखिए, यू आर नॉट जस्ट सेइंग नो बट ऑल्सो गिविंग रीजन वाई द आइडिया इज रॉन्ग। ठीक है ना, आप किसी के आइडिया या किसी के ओपिनियन गलत साबित नहीं कर रहे, बल्कि गलत साबित कर भी रहे हो ना, नो कह भी रहे हो, तो आप इसके लिए प्रॉपर भाई रीजन भी बता रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफ्यूटेशन कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ नो नो कर रहे हो, मना कर दे रहे हो भाई, एग्री नहीं कर रहे हो, और कुछ रीजन भी नहीं दे रहे हो, कुछ प्रूफ भी नहीं दे रहे हो, तो ये रेफ्यूटेशन नहीं होगा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ गड़बड़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आगे देखिए, रेफ्यूटेशन इज यूजफुल बिकॉज इट मेक्स योर आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर एंड मोर क्लियर। ठीक है भाई, तो रेफ्यूटेशन काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि जो आपकी आर्ग्यूमेंट है ये स्ट्रॉन्गर बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है, और बहुत साफ सुथरी क्लियर आपकी आर्ग्यूमेंट रहती है। ठीक है, मतलब बिना सर पैर की आर्ग्यूमेंट आपकी नहीं रहती है अगर आप रेफ्यूटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया क्यों, क्योंकि आप भाई जब आप बात कर रहे हैं किसी बंदे से, ठीक है, तो आप वो जो कह रहा है आप उसको ऐसे नहीं मान ले रहे हैं। ठीक है, आप उसको मना भी कर रहे हैं, कोई सही बात हो तो आप तो शाबाशी भी दे रहे हैं, मना कर रहे हैं तो उसके लिए प्रूफ वगैरह भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेफ्यूटेशन का यूज़ कर रहे हो। तो रेफ्यूटेशन का यूज़ क्या कर, रेफ्यूटेशन का यूज़ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो आर्ग्यूमेंट आपकी काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर है एंड मोर क्लियर है। ठीक है, और लोगों को समझ भी, अगर अगर कोई आपको देख भी रहा है तो उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हो, ध्यान रखना है। और इट हेल्प्स अदर अंडरस्टैंड यू पॉइंट बेटर। ठीक है, योर पॉइंट बेटर। और भाई जब रेफ्यूटेशन का यूज़ हम करते हैं ना, तो हमारे पॉइंट्स को दूसरे लोग भी अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया भी आपको ये। बट इट शुड बी डन पोलाइटली एंड नॉट रूडली। ठीक है, अगर आप एग्री नहीं हो ना किसी पर्सन से, तो आपको पोलाइटली ही बोलना है। ठीक है, रेफ्यूटेशन का यूज़ पोलाइटली ही करना है, ना कि रूडली गुस्से में करना है। ठीक है भाई, ध्यान रख। समझ आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, इन स्कूल्स स्पीचेस और इवन टॉकिंग विद फ्रेंड्स, रेफ्यूटेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ अ
टॉपिक, समझ रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ। भाई अगर हमको कोई सुन भी रहा है ना तो रेफ्यूटेशन काफी अच्छा है वहां पर, क्योंकि रेफ्यूटेशन हमें मदद करता है भाई दोनों साइड्स के टॉपिक को अच्छे से समझने में, या दोनों की बातों को समझने में, जो भी भाई डिबेट ऐसे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। समझ आ गया? आगे देखिए, इट इज अ स्मार्ट एंड रिस्पेक्टफुल वे टू शेयर डिफरेंट ओपिनियंस एंड फाइंड द ट्रूथ। समझ रहे हो, ये भाई रेप्यूटेशन एक बहुत अच्छा तरीका, रिस्पेक्टफुल तरीका है अलग अलग ओपिनियन शेयर करने का और सच को ढूंढने का। समझ रहे हो? आगे देखिए, अगला आपका मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग क्या होता है? देखिए, मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। ठीक है, अगर एक पर्सन है बहुत लंबी लंबी स्पीचें दे रहा है तो मोनोलॉग का यूज करना ध्यान रखना है। इट इज यूज इन प्लेज मूवीज एंड बुक्स व्हेन अ कैरेक्टर वांट्स टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स और थॉट्स। ठीक है भाई, बेसिकली प्लेज में यूज करा जाता है, मूवीज में यूज करा जाता है, बुक्स में यूज करा जाता है, जब एक कैरेक्टर को बोलना होता है। ठीक है, व्हेन कैरेक्टर वांट्स टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स और थॉट्स, जब एक कैरेक्टर है एक मूवीज या प्लेस के अंदर या कोई बुक के अंदर कैरेक्टर है, वो बोलना चाह रहा है, मतलब कि अपनी बात, एक ऐसा कैरेक्टर मेंशन है, ठीक है, और वो चाह रहा है भाई अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या थॉट्स को शेयर करना, तो वहाँ पर जो ऑथर होता है या डायरेक्टर होता है, ठीक है, या मूवी में जो प्लेस में जो ड्रामा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मोनोलॉग का ही यूज़ करता है। ठीक है, चार करेक्टर हैं, चार की कुछ ना कुछ बातें हैं, तो जो बातें वो कह रहा है एक बंदा, वो मोनोलॉग ही है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझ आ रहा होगा। और द पर्सन में टॉक टू देमसेल्व्स, टू द ऑडियंस, और टू अनदर पर्सन हु स्टेज क्वाइट। कहने का मतलब है जो पर्सन मोनोलॉग का यूज़ कर रहा है ना, वो खुद से ही बात कर सकता है, लंबी लंबी बातें कर सकता है, ऑडियंस के सामने बोल सकता है, ठीक है, या कोई दूसरा पर्सन है अकेला बैठा हो चाहे, उससे ही बोल सकता है जो शांत बैठा हो। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा हो, एक पर्सन ही लंबी लंबी स्पीच दे रहा हो तो भी इसको मोनोलॉग बोलेंगे, ये नहीं कि 10 लोग बोल रहे हैं एक साथ, नहीं। अब मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और मोनोलॉग्स हेल्प अस नो व्हाट द स्पीकर इज थिंकिंग। ठीक है, और जो मोनोलॉग है हमें मदद करता है कि भाई ये जो लंबी लंबी स्पीच दे रहा है पहले उसके माइंड में वो विचार आ रहे हैं, ध्यान रखना है, तो स्पीकर क्या सोच रहा है, तो ये मोनोलॉग हमें मदद करता है समझने के लिए। समझ आ रहा है? आगे देखिए, मोनोलॉग कैन बी सीरियस, फनी, सैड और हैप्पी। ठीक है भाई, जो मोनोलॉग है वो लंबी स्पीच जो दे रहा है ये सीरियस भी हो सकती है, कोई सीरियस टॉपिक की बात कर रहा है, वो सीरियस टॉपिक पर मान लो स्पीच दे रहा है तो वो सीरियस ही रहेगी, सीधी सी बात है। कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत फनी है तो मोनोलॉग फनी कहलाएगा, कोई दुखी बातें बता रहा है, ठीक है, तो वो सैड मोनोलॉग रहेगा, और अगर कोई अच्छी बातें बता रहा था वो हैप्पी मोनोलॉग रहेगा, सीधी सी बात है। तो एक मोनोलॉग सीरियस, फनी, सैड और हैप्पी भी हो सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ डायलॉग विच इज टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है भाई, जो मोनोलॉग होता है ये डायलॉग से बिल्कुल अलग होता है। डायलॉग दो लोगों के बीच में होता है, मोनोलॉग एक एक व्यक्ति के बीच में ही होता है, मतलब एक व्यक्ति ही उसका हिस्सा होता है मोनोलॉग का। समझ आ गया? तो डायलॉग से ये बिल्कुल अलग होता है। इन रियल लाइफ पीपल यूज मोनोलॉग्स ड्यूरिंग स्पीचेस, इंटरव्यूज एंड स्टोरी टेलिंग। तो रियल लाइफ में जो लोग हैं भाई मोनोलॉग्स का यूज करते हैं स्पीचेस के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर एंड स्टोरी टेलिंग के अंदर, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ही बोल रहा होता है, ध्यान रखना। मेजोरिटी में अगर देखूँ तो मैं, अ गुड मोनोलॉग शुड बी क्लियर, इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ इमोशन। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मोनोलॉग अच्छा चाहते हो ना आप, एक अच्छा मोनोलॉग हो तो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्पीच दे रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, सामने वाला जो सुन रहा है उसको समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो अच्छा मोनोलॉग ये नहीं है। मोनोलॉग भाई जब अच्छा होगा, जब क्लियर हो, इंटरेस्टिंग हो, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है, जो सुन रहा है आपकी बातें, और फुल ऑफ इमोशन, मतलब उसके अंदर इमोशंस भी हो। समझ आ रहा है? और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वे टू शेयर योर फीलिंग्स और आइडियाज़ विद अदर्स। ठीक है, और ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को शेयर करने का। समझ आ रहा है भाई? मोनोलॉग क्या है, ध्यान रखना। उसके बाद है प्रोक्सीमिटी। प्रोक्सीमिटी क्या होता है? देखो भाई, प्रोक्सीमिटी होता है भाई क्लोज टू समथिंग और समवन। ठीक है भाई, प्रोक्सीमिटी मीन्स बीइंग क्लोज टू समथिंग और समवन, यानी किसी चीज के या किसी के बहुत क्लोज होने की बात जब हम करेंगे तो प्रोक्सीमिटी कहते हैं उसको। अभी समझ आ जाएगा। इट कैन बी अबाउट डिस्टेंस, टाइम और रिलेशनशिप। ठीक है, मान लो आप बहुत, आपको कहीं पहुंचना है, आप उस डिस्टेंस के बहुत करीब हैं, तो आप प्रोक्सीमिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो टाइम के आप बहुत नज़दीक है, जिस टाइम पर आपको पहुंचना था जो भी है, तो वहाँ पर आप प्रोक्सिमिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हो। रिलेशनशिप में मान लो कोई पर्सन है जिसके आप बहुत करीब हो, चाहे वो मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, कोई आपकी और कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो रिलेशनशिप अगर कोई बहुत क्लोज हो आप उसके, ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रोक्सिमिटी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, इफ़ योर हाउस इज़ नियर योर स्कूल, ठीक है, अगर आपका जो घर है वो भाई स्कूल के पास है, तो आप क्या कहोगे? यू कैन से माई स्कूल इज क्लोज प्रोक्सिमिटी टू माई हाउस। समझ रहे हो? तो प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है जब आपको कोई नियर वाली चीज़ दिखानी हो या आप किसी के बहुत क्लोज हो, पास हो, ये दिखाना हो, तो आप वहाँ प्रोक्सिमिटी का यूज़ करते हो। तो माई स्कूल इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी
टू माई हाउस, समझ रहे हो ना, ये जो मेरा घर है या मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर के पास है, तो यहाँ पर प्रोक्सिमिटी वर्ड का यूज आप कर सकते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोक्सिमिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई, अगर आप बात भी कर रहे हो तो प्रोक्सिमिटी वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि देखिए, इफ टू पीपल आर सिटिंग क्लोज टुगेदर, अगर भाई दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं एंड टॉकिंग, अगर वो बात कर रहे हैं, इट इज यूजली सोज दे आर कंफर्टेबल एंड ट्रस्ट ईच अदर। देखिए, प्रोक्सिमिटी का मतलब है क्लोजनेस, ठीक है, क्लोजनेस और फॉर विद समवन या समथिंग, ठीक है ना। तो जब दो लोग आपस में साथ में बैठे हैं तो ये क्या है, ये प्रोक्सिमिटी है। और कम्युनिकेशन में प्रोक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको बात करनी है तो दोनों को साथ बैठना पड़ेगा, बहुत पास आना पड़ेगा, क्लोज आना पड़ेगा, तभी कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी। अब मुझे आप बताओ, एक बंदा कहीं बैठा, मतलब अपने आप घर में बैठे हो और एक बैठा है बहुत दूर दूसरे घर में, क्या आप बात कर पाओगे बिना फोन के, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो वही बात है, अगर आप पास रहेंगे, क्लोज रहेंगे एक दूसरे, तभी तो अच्छे से बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वही बात है, कम्युनिकेशन में प्रोक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सिटिंग क्लोज टुगेदर एंड टॉकिंग, इट इज यूजुअली शोज देयर आर कंफर्टेबल एंड ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है भाई। जब भी तो प्रोक्सिमिटी यहाँ पर क्या है, प्रोक्सिमिटी का मतलब क्लोजनेस है यहाँ पर, जब भी तो ये दिखाता है प्रोक्सिमिटी या सिटिंग क्लोज टुगेदर, ये दिखाता है कि जो दोनों लोग आपस में बैठे हैं वो कंफर्टेबल है और ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे में, समझ रहे हो। और बट इफ समवन मूव्स अवे ड्यूरिंग अ टॉक इट मे मीन दे फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। अगर भाई बात के समय कोई आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, आप पास बैठा है लेकिन वो धीरे धीरे खिसकते जा रहा है, वो दूर जा रहा है, तो उसका मतलब है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है वो प्रोक्सिमिटी यहाँ पर बिगड़ रही है, ध्यान रखना। और इन न्यूज़ एंड मीडिया प्रोक्सिमिटी मीन्स दैट लोकल न्यूज़ इज मोर इम्पोर्टेंट टू द पीपल देन न्यूज़ फ्रॉम फार वे प्लेसेस। कहने का मतलब है, अगर मैं न्यूज़ मीडिया में बात करूँ तो प्रोक्सिमिटी की, देखो मैंने प्रोक्सिमिटी का मतलब को हर एस्पेक्ट में बता रहा हूँ और एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है। अगर हम न्यूज़ मीडिया में बात करें ना तो प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है लोकल न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा दूर की न्यूज़ से। क्यों भाई, क्योंकि जो लोग हैं, मान लो इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोग भाई अपने लोकल न्यूज़ ज़्यादा जानना चाहेंगे ना, कहीं ना कि दूर की, ठीक है। आप दूसरी कंट्री की न्यूज़ बता रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट होता है लेकिन लोग, लेकिन अपने खुद के इंडिया की जो न्यूज़ है वो ज़्यादा जानना पसंद करेंगे। पर्टिकुलर दिल्ली की मैं बात करूँ या कोई यूपी की बात करूँ तो यूपी के काफ़ी न्यूज़ चैनल होते हैं, ऐसे दिल्ली के काफ़ी न्यूज़ चैनल होते हैं जो कि वहीं तक ही सीमित होते हैं, तो वो लोकल न्यूज़ बेसिकली शेयर कर रहे होते हैं। अगर वो बाहर की न्यूज़ शेयर करेंगे तो लोग क्यों ही सुनेंगे, है ना, तो ध्यान रखना है। तो न्यूज़ और मीडिया में प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है लोकल न्यूज़ इज मोर इंपॉर्टेंट टू पीपल देन न्यूज़ फ्रॉम फार वे विलेजेस, ठीक है, ध्यान रखना है। दूर की जगहों से ज़्यादा लोकल न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने आसपास की न्यूज़ तो सुनेंगे। अब देखो आसपास की बात आ गई, यानी कि नियर की बात आ गई, तो प्रोक्सिमिटी है यहाँ पर भी, समझ आ गया। अगर एक न्यूज़ चैनल है वो एक एरिया तक ही सीमित है, वहीं तक की बातें बता रहा है, तो उसका मतलब वहाँ पर प्रोक्सिमिटी का यूज़ कर रहा है, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फ्लड हैपन्स इन योर टाउन इट विल अफेक्ट यू मोर देन अ फ्लड इन अनदर कंट्री, समझ रहे हो भाई। अगर भाई बाढ़ आ गई आपकी कंट्री में या आपके टाउन में, तो वो आपकी कंट्री को या आपके टाउन को ही अफेक्ट करेगी, ना कि दूसरी कंट्री को, क्योंकि फ्लड आपकी कंट्री में आई है तो आपके टाउन को ही क्या करेगी, आपकी कंट्री को मैं कहूँ तो अफेक्ट करेगी, समझ रहे हो। तो समझ रहे हो क्या मतलब है इसका। तो फ्लड किसके पास है भाई, उस कंट्री में आई है, उस टाउन में आई है, तो उसके आसपास जो भी है तो वो अफेक्ट होंगे, ना कि कोई दूर की चीज़ अफेक्ट होगी। तो यही है भाई प्रोक्सिमिटी, समझ आ गया होगा तुम्हें। और प्रोक्सिमिटी ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग कनेक्शंस विद अदर्स, जो प्रोक्सिमिटी है भाई दूसरों से कनेक्शन बनाने में बहुत मदद करती है, ये बता दिया मैंने। देखो क्लोजनेस, प्रोक्सिमिटी मतलब नियर या क्लोजनेस, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रोक्सिमिटी बेसिकली क्या कर रही है, दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने में तो मदद करेगी ना, जब आप किसी के क्लोज रहोगे, क्या प्रोक्सिमिटी है, तो वहां पर आप दूसरे के क्लोज रहोगे तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखना है। और इट कैन इन्फ्लुएंस हाउ वी फील थिंक एंड रिएक्ट टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है भाई। और जो प्रोक्सिमिटी है, प्रोक्सिमिटी कह लो या इट कैन इन्फ्लुएंस हाउ वी फील, ठीक है, थिंक एंड रिएक्ट टू थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। देखो हैपनिंग अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास जो भी चल रहा है, ठीक है, तो हमको इन्फ्लुएंस करता है कि हम कैसा फील करेंगे, सोचेंगे और रिएक्ट करेंगे जो हमारे आसपास हो रहा है, यानी यहाँ भी प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले वगैरह में कुछ हो रहा है, हम सोचते हैं फिर रिएक्ट भी करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं, तो यहाँ भी प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि हमारे आसपास जो हो रहा है तो उसको हम बेसिकली प्रॉक्सिमिटी कहते हैं और उसके लिए रिएक्ट करते हैं। समझ आया भाई प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है। आगे चलो, आगे हम बात करते हैं रेटोरिक की। क्या, रेटोरिक, रेटोरिक क्या होता है, देखिए रेटोरिक मीन्स द स्किल ऑफ स्पीकिंग
और राइटिंग इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस अदर। ठीक है भाई, रेटोरिक मतलब ये होता है ऐसी कला बोलने की या लिखने की जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर दे भाई। ठीक है, आप ऐसा बोलते हो भाई दूसरा आपकी बात मान ही जाता है, इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, तो वो रेटोरिक का यूज़ कर रहा है बेसिकली, ध्यान रखना। ठीक है ना, चाहे वो लिखने की बात आ जाए चाहे वो बोलने की बात आ जाए, तो उसका मतलब ध्यान रखना। एक चाहे वो लिखने की बात आ जाए चाहे वो बोलने की बात आ जाए, जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रही है वो रेटोरिक हो जाएगा। और इट इज़ यूज इन स्पीचेस, डिबेट्स, एड्स एंड राइटिंग्स टू मेक द मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। ठीक है भाई, रेटोरिक का यूज भाई स्पीच में भी यूज करा जाता है, डिबेट्स में भी, एड्स में भी, राइटिंग में भी। क्यों? आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, एक ऐसी कला जो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दे, चाहे वो लिखित में चाहे वो बोल कर, वो रेटोरिक है। और जो रेटोरिक का यूज अच्छे से जानता है, उसके पास ऐसी स्किल है, तो वही वो स्पीचेस के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, डिबेट्स के थ्रू, एड्स के थ्रू एंड राइटिंग के थ्रू, है ना। टू मेक द मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, ताकि जो मैसेज है वो स्ट्रॉन्ग रहे, क्लियर रहे। अ पर्सन यूजिंग गुड रेटोरिक कैन कन्विंस पीपल इजीली। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि भाई रेटोरिक में बहुत अच्छा है, तो वो भी लोगों को अच्छे से कन्विंस कर लेगा, सीधी सी बात है। और रेटोरिक यूजेस पावरफुल वर्ड्स, फीलिंग्स, क्वेश्चंस, रिपीटेशन एंड एग्जांपल्स। ठीक है भाई, तो जो रेटोरिक होता है ना बेसिकली, वो पावरफुल वर्ड्स रेटोरिक यूज़ करता है बेसिकली। जो लोग रेटोरिक का यूज़ कर रहे हैं, जो गुड है भाई, अच्छे हैं रेटोरिक में, तो पावरफुल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत तीखे तीखे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फीलिंग्स का यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, रिपीटेशन का यूज़ करते हैं, बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, एंड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दे रहे होते हैं। आपने सुना होगा ना, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक चीज़ को कई बार रिपीट कर रहे होते हैं, बहुत पावरफुल वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, लोगों की फीलिंग के साथ खेल रहे होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो समझ रहे हो आप यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर हेटोरिक का यूज़ कर रहे हैं, तभी तो सारे लोग जो है मोटिवेशनल स्पीकर से भाई क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उनसे अटैच हो जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या आपने वो भी सुना होगा भाई, जो लोग बेसिकली कहते हैं कि भाई वो जो आपने सुना होगा ना, एक मीम भी चला था काफ़ी कि भाई लेवल सबके निकलेंगे, तो वहाँ पर बेसिकली लोगों को जोड़ना होता है। ठीक है, और तो वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ना भाई, तो लोग भाई उनके जाल में फंसी जाते हैं। समझ रहे हो ना तुम मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये जो एमएलएम वगैरह होता है, तो वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस ही करते हैं, तो वहाँ पर वो रेटोरिक का यूज़ ही करते हैं। और जितने भी लोग होते हैं ना भाई, वहाँ पर उनको इसी में बेसिकली ट्रेन किया जाता है कि कैसे लोगों को कन्विंस करना है, इन्फ्लुएंस करना है। बेसिकली मैं कहूँ तो वहाँ पर उनको रेटोरिक स्किल में बेसिकली उनको मास्टर बनाया जाता है, ताकि लोगों को वो कन्विंस कर सके और अपना जो भी उनको कहना है, जोड़ना है, वो जुड़ जाए लोग आसानी से। समझ रहे हो ना? तो रेटोरिक बेसिकली क्या है, दूसरों को कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, अ लीडर माइट से वी मस्ट स्टैंड टुगेदर फॉर आवर फ्यूचर टू मेक पीपल फील स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक लीडर ये कहता है भाई कि वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, कि हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा हमारे फ्यूचर के लिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर लोग एक इमोशन से जुड़ गए, खुद के भविष्य के लिए हमें एक साथ आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग एक स्ट्रॉन्ग और एक यूनाइट फील करेंगे, कि लोगों के अंदर एक भावना आएगी, भविष्य के लिए खड़ा होना है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। रेटोरिक कुछ नहीं है भाई, आप कैसे वर्ड का यूज कर रहे हैं, किस इमोशन से आप बोल रहे हैं, किस टोन से आप बोल रहे हैं, तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ध्यान रखना है। और रेटोरिक इज नॉट ओनली यूज बाय पॉलिटिशियंस और पब्लिक स्पीकर्स बट ऑल्सो इन डेली लाइफ। ठीक है भाई, जो रेटोरिक है बेसिकली ये नहीं कि पॉलिटिशियन यूज कर रहे हैं स्पीच देते वक्त, या पब्लिक स्पीकर यूज करते हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी बातें यूज करते हैं या दूसरों को कन्विंस करने के लिए, तो वहाँ भी हम रेटोरिक का ही यूज कर रहे होते हैं। कई बार आप अपनी मम्मी को कन्विंस करने के लिए कुछ कुछ बातें कह देते हैं, ठीक है, इमोशनली कुछ बातें कह देते हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी मान जाती है, आपके फादर मान जाते हैं, या कोई फ्रेंड मान जाता है, तो वहाँ पर आप रेटोरिक का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है। और यू यूज इट व्हेन यू ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू बाय यू समथिंग। ठीक है भाई, आपको कुछ खरीदना है, तो अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करते हो ना, तो यहाँ पे आप रेटोरिक का यूज कर रहे हो। लॉन्ग एगो अ थिंकर नेम्ड एरिस्टोटल एक्सप्लेन 3 वेज टू यूज रेटोरिक। ठीक है भाई, बहुत टाइम पहले एक थिंकर है भाई एरिस्टोटल, और उन्होंने एक्सप्लेन करा था अगर आपको रेटोरिक का यूज़ करना है तो 3 तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं। एथोस, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, पैथोस यानी जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, लोगोस यानी लॉजिक। तो ट्रस्ट, फीलिंग एंड लॉजिक का यूज़ करके हम क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रेटोरिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट है, अगर आप लोगों की फीलिंग को जानते हो, उनकी फीलिंग के साथ खेल सकते हो, कहने का मतलब है उनकी फीलिंग के साथ खेलने का मतलब है आप उनके जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो फील करते हैं, अगर आप उसी टोन में, उसी तरीके से आप बात करते हैं, बोलते हैं, देन आप वो पक्का आप पे ट्रस्ट कर लेंगे, और आप वो इन्फ्लुएंस भी आपसे होंगे। और एक लॉजिक के साथ अगर आप लोगों को से बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या है बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस कर ही लेंगे। तो 3 तरीके हैं भाई रेटोरिक का यूज करने का, ट्रस्ट, फीलिंग एंड लॉजिक, अगर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ध्यान रखना है।
और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो रेटोरिक हेल्प्स पीपल स्पीक और राइट स्मार्टली सो दैट अदर्स लिसन बिलीव एंड टेक एक्शन, जो उन्होंने कहा उसके लिए। समझ आ गया भाई? तो ये आपका क्या होता है भाई, ध्यान रखना, रेटोरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह लो, आपके जो जो टॉपिक आपके आएंगे ना वो सब आपको करा रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ नहीं स्किप कर रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि भाई आपको इन सब का एक्सप्लेन करना होता है। बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, लिटरेरी डिवाइस इसको आप कह सकते हैं, सेटायर, एंथेसिस एंड मेटोनमी, सिमिली एंड एलिगरी। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है भाई, इन सबको एक्सप्लेन करना है और आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है भाई, ध्यान रखना ये सब। तो अब आपको हार्ड नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना इसलिए। जो मैंने दिसंबर वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी, उनका जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था ना वो काफ़ी अच्छा मिला था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है भाई, आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है। सेटायर क्या होता है, एंथीसिस क्या होता है, मेटोनिमी क्या होता है, सिमिली क्या होता है, एलेगरी क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्योंकि भाई आपको सेंटेंस भी आते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। कुछ मैंने इसमें बता रखे हैं और मैंने कुछ पिछली वीडियो में भी बता रखे हैं जो मैंने दिसंबर वाले बच्चों के लिए बनाई थी, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, सर्च कर लेना भाई बैगला 137 बाई एकलव्य इग्नू, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ध्यान रखना। देखिए, तो पहले हम बात करते हैं सटायर की। ठीक है भाई, कि सटायर होता क्या है। तो सटायर इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू एक्सपोज और क्रिटिसाइज फुलिशनेस और करप्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, सटायर का मतलब ये होता है कि एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस का मतलब ये होता है जो कि भाई नरेटर, ऑथर जो है अपनी बुक्स वगैरह में या राइटिंग में यूज़ कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग को बहुत इंप्रूव करने के लिए, या सजाने के लिए, ताकि वो अच्छी लगे, है ना। तो सटायर यही है कि सटायर यूज़ करा जाता है भाई एक्सपोज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए फुलिशनेस को, करप्शन को। ठीक है, गवर्नमेंट में या मान लो किसी कंट्री में ऐसा है तो एक्सपोज करने के लिए हम सटायर लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, टू एक्सपोज और क्रिटिसाइज फुलिशनेस और करप्शन, ऑफन थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड एग्जैशरेशन। समझ रहे हो भाई? अगर हमें या मैं कहूँ तो एक बुक है मान लो कोई सी भी, अगर वो किसी गवर्नमेंट को करप्शन के लिए, फुलिशनेस के लिए क्रिटिसाइज कर रही है, एक्सपोज कर रही है, तो वो डायरेक्ट नहीं कहती है, वो ह्यूमर का यूज़ करती है, आयरनी का यूज़ करते हैं, ठीक है, और एग्जैजरेशन का यूज़ वो करते हैं। और इसका मेन एम क्या होता है पता है आपको? टू ब्रिंग अबाउट चेंज, सोशल चेंज और अवेयरनेस। भाई इसका मेन काम ये होता है कि ताकि एक चेंज आ सके, ठीक है, सोशल चेंज आ सके, लोगों को अवेयरनेस हो जाए। मतलब एक बुक में ऑथर ने यूज़ कर लिया बेसिकली, अब लोग उसको पढ़ेंगे तो वो समझ जाएंगे ना भाई किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है मतलब एक तरीके से करप्शन वगैरह ये सब कर रही है। तो डायरेक्ट तो कहते नहीं है, वो ह्यूमर, आयरनी और एग्जैजरेशन का यूज़ करते हैं। एग्जैजरेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि अतिशयोक्ति जिसको हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना, ध्यान रखना है। मतलब वो भाई अच्छे तरीके से बार बार एक चीज़ को एग्जेजरेट करते हैं, ठीक है, अपनी बुक के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर, ताकि जो लोग हैं उस पर समझ सकें, ठीक है, ताकि एक अवेयर हो जाए लोग और सोशल चेंज आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इन गुलिवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है भाई, तो गुलिवर्स ट्रैवल लिखा है, ठीक है, जो जोनाथन ने बेसिकली, तो इनका जो ऑथर है इसके, इन्होंने क्रिटिसाइज क्या किया है या सेटराइज आप कह सकते हो, सेटराइजेज ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इन्होंने जो है ब्रिटिश पॉलिटिक्स को और ह्यूमन नेचर को यहाँ पर क्या करा है, सेटराइज करा है, यानी कि मैं कहूँ तो एक्सपोज करा है और क्रिटिसाइज करा है। समझ आया? तो बात आती है क्रिटिसाइज की, तो सटायर आप आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस ऐसा लग रहा है यहाँ पर क्रिटिसाइजेशन हो रही है, एक्सपोज करा जा रहा है, तो आप सटायर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है भाई, आता है आपका एंथीसिस। ठीक है, इसको आप बता सकते हो कि एंथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन द सेंटेंस टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब है एंथीसिस का यूज़ कब करा जाता है, या कह लो कहाँ पर आपका एंथीसिस लग रहा होता है, जब एक साथ दो अपोजिट आइडियाज एक साथ हो, है ना, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस। ठीक है, ताकि एक कंट्रास्ट इफेक्ट क्रिएट किया जा सके, मतलब कि दोनों अलग अलग है, दोनों अपोजिट आइडियाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंथीसिस का यूज कर सकते हैं, या हम एंथीसिस लगा सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। देखो यहाँ पर ना दो अपोजिट आइडियाज को यूज करा गया है, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स यूज करेंगे तो वो अलग आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आइडियाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट आइडियाज का यूज करा गया है, क्या, दोनों अपोजिट आइडियाज का यूज करा गया है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, इसका मतलब है स्पीच अच्छी है, स्पीच इज गुड बट साइलेंस इज बेटर। समझ रहे हो ना? देखो, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पर स्पीच
और एक साइलेंस। यहाँ पर दो अपोजिट आइडियाज की बात कर ली। यहाँ पर स्पीच को सिल्वर से कंपेयर कर दिया हमने और साइलेंस को हमने गोल्डन से, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई स्पीच सिल्वर है, यानी कि स्पीच अच्छी है, ठीक है, लेकिन साइलेंस गोल्डन है, लेकिन साइलेंस बेटर है भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट आइडियाज हैं, तो यहाँ पर हम एनसीसी का यूज करते हैं। उसके बाद है भाई मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है, देखिए, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कंसेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कंसेप्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम मेटोनमी का यूज़ जब करते हैं, मेटोनमी का यूज़ वहाँ पर हो रहा होता है जब एक कोई चीज़ है, कोई कंसेप्ट है, उसको रेफर करा जाता है किसी और चीज़ से, ठीक है। वो कोई कंसेप्ट से भी हो सकता है, कोई चीज़ से भी हो सकता है, ठीक है, कोई थिंग। मतलब किसी चीज़ को या किसी कंसेप्ट को हम किसी दूसरी चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेटोनमी का यूज़ होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, द पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, देन द स्वॉर्ड, ठीक है भाई। जो पेन है इज माइटर देन द स्वॉर्ड, मतलब पेन छोटा है स्वॉर्ड से, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो पेन है ना, यहाँ पर ये पेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पेन यहाँ पर राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। हम राइटिंग के लिए पेन का यूज़ करते हैं ना, करते नहीं करते। तो यहाँ पर हम राइटिंग जो है, राइटिंग को रिप्रेजेंट करा जा रहा है पेन से, और डिप्लोमेसी को भी, ठीक है। पेन रिप्रेजेंट राइटिंग एंड डिप्लोमेसी। लेकिन जो स्वॉर्ड है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वॉर को, वायलेंस को, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े को। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर कोई चीज हो, ठीक है, या कोई आइडिया हो, या ठीक है, या कोई वर्ड भी हो, तो वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट उसका मीनिंग किसी और कंटेक्स्ट में निकल रहा है, तो हम मेटोनमी का यूज होता है, ध्यान रखना है। ठीक, कहीं भी आपको सेंटेंस में लगे ना भाई द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, तो यहाँ पर पेन और स्वॉर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी और उसकी बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। देखो, यहाँ पर जो पेन है वो डिप्लोमेसी को दिखा रहा है। डिप्लोमेसी का मतलब है डिप्लोमेटिक तरीके से जो वॉर वगैरह ना हो और सबको सुलझ जाए, ठीक है ना। लेकिन स्वॉर्ड जो यहाँ पर वॉर वायलेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर दूसरा आइडिया यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, रेफर्ड हो रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेटोनमी हो जाएगा। उसके बाद है सिमिली, सबसे आसान फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये ध्यान रखना है। सिमिली का पहचान सकते हो जब भी आपका लाइक और एज का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। लाइक और एज का यूज हो रहा हो कभी भी सेंटेंस में कंपैरिजन के अंदर, तो आप सिमिली आंख बंद करके लगा सकते हो, ठीक है। देखिए, सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक सिमिली जो है फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंपेयर करती है दो अलग चीज़ों को, ठीक है भाई, लाइक और एज वर्ड का यूज करके। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको देना ही है। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। जो उसकी स्माइल है ना भाई, उसकी जो वो इतनी ब्राइट है जैसे कि सन, समझ रहे हो क्या बात क्या थी भाई। तो उसकी स्माइल है वो इतनी ब्राइट है जैसे कि सन की। यहाँ पर एज आ गया ना, तो यहाँ पर क्या सिमिली है, ध्यान रखना। तो सिमिली समझ आ गया। उसके बाद होता है भाई एलेगरी। एलेगरी क्या होता है, देखिए, एन एलेगरी इज अ नरेटिव इन विच करेक्टर्स इवेंट्स एंड डिटेल्स हैव अ सिंबलिक मीनिंग, ठीक है भाई। कहने का मतलब है एलेगरी आप क्या होता है कि भाई नरेटिव है, ठीक है, एक ऐसा नरेटिव जिसके अंदर करेक्टर्स है, इवेंट्स है, डिटेल्स है, उनका एक सिंबलिक मीनिंग है। आपने कई बार देखा होगा, अगर आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है आपने नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें एक एलिगरी का यूज़ करा है, एक मूर्ति का यूज़ कर रखा है, ठीक है, उसमें ना मूर्ति का यूज़ कर रखा है जो कि अलग चीज़ को शो कर रही है वहाँ पर, ठीक है। वो मूर्ति जो है, स्टैचू आप कह लो, उसका सिंबलिक मीनिंग है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं वो फ्रीडम वगैरह के बारे में शो कर रही होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो एलेगरी का मतलब यही होता है, एक नरेटिव इन विच, कोई भी ऐसा नरेटिव जिसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, उनका सिंबलिक मीनिंग होता है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं होता, उनका एक सिंबलिक मीनिंग होता है। समझ आ गया। यहाँ पर आप मैनोटोमी नहीं कह सकते। आप सोच रहे हो भाई ये भी तो किसी जो यहाँ पर इवेंट करेक्टर है दूसरे दूसरे को रेफर कर रहे हैं, नहीं, सिंबलिक मीनिंग अलग होता है भाई, और आपका रेफर कर रहा है या एसोसिएटेड होता है वो अलग होता है, ध्यान रखना। तो सिंबलिक मीनिंग होना चाहिए, तो उसको हम एलेगरी कहते हैं। ऑफन यूज टू कन्वे मोरल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लेसन। हमें जो नैरेटिव चलाया जाता है जिसमें करेक्टर इवेंट्स से डिटेल्स का सिंबलिक मीनिंग होता है, एक सांकेतिक अर्थ होता है, तो वहाँ पर हमेशा मोरली तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर स्पिरिचुअल लेसन्स दिए जाते हैं लोगों को, कन्वे करा जाता है लोगों को, ध्यान रखना है। समझ आ गया। मोरल मतलब नैतिक चीज़ें लोगों को सिखाई जाती है, पॉलिटिकली या स्पिरिचुअल लेसन्स लोगों को कन्वे करा जाता है इन चीज़ों में, तो इसको हम एलेगरी कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल।
ठीक है। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल इज एन एलिगरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ कम्युनिज्म। समझ आ रहा है? तो ये एनिमल फार्म जो लिखा है ना जॉर्ज ऑरवेल ने, तो एक एलिगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनिमल फार्म को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लिखा है ना इन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये किसको दिखा रहा है, ये रशियन रेवोल्यूशन की बात यहाँ पर कर रहा है और द राइज ऑफ कम्युनिज्म की बात यहाँ पर कर रहा है। तो एनिमल फार्म एक ऐसा नरेटिव दिखाते हैं जिसका सिंबलिक मीनिंग कहीं ना कहीं रशियन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, द राइज ऑफ कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ऐसा आ जाता है भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पर्सोनिफिकेशन इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो कहने का मतलब पर्सोनिफिकेशन भी एक लिटरेरी डिवाइस है, तो आपको 150 वर्ड्स में इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। समझ आ रहा है भाई? लिटरेरी डिवाइस भाई आपको सारे करके जाने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं और बहुत सारे मैंने उस वाली वीडियो में बता रखे हैं, तो उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी पूरे चांस है भाई जो आपके एग्जाम है ना, जो क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में करा रहा हूँ, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ध्यान रखना है। देखिए पर्सोनिफिकेशन पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट। तो पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, ध्यान रखना है, जहाँ पर क्या है हम नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को या और आइडियाज को, ठीक, कोई आइडिया है भाई, कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। ध्यान रखना, ह्यूमन क्वालिटी जो है, इंसानों की जो क्वालिटी है, अगर हम वो एनिमल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ आइडियाज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आँख बंद करके पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता ही होता है। समझ आ गया? देखिए, इट मीन्स वी टॉक अबाउट देम इफ दे कैन थिंक फील और एक्ट लाइक पीपल। ठीक है भाई, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है, हम सोचते हैं ऐसे, हम ऐसे इनको रेफर करते हैं कि भाई अगर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, आइडियाज़ हैं, कि भाई वो हमारी तरह सोच सकते, फील कर सकते हैं एंड एक्ट लाइक पीपल, और लोगों की तरह वो एक्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं किसी के लिए, ध्यान रखना है, जैसे कि हम बोलते हैं रिवर, रिवर माउथ, ठीक है, लेकिन कभी रिवर का माउथ नहीं होता है भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर दिया है ना। समझ आ गया भाई? और दिस इज यूज इन पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एवरीडे स्पीच टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजेस एंड इमोशंस। समझ रहे हो? अब जैसे कि हम बोलते भाई बादल गरज रहा है, भाई गरजता इंसान है, बादल नहीं गरजता, ध्यान रखना है। तो वही हम बोल रहे हैं ना, जैसे इंसान गुस्से में क्या करता है, गरजता है, तो लेकिन बादल गरज रहे हैं, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर दिया, ध्यान रखना है। और दिस इज यूज्ड इन पोएम्स स्टोरीज एंड एवरीडे स्पीच टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमेजेस एंड इमोशन। ठीक है भाई, तो इसको पोएम्स में, स्टोरीज में, राइटिंग्स में एंड हर दिन की जो स्पीच वगैरह होते हैं उसमें यूज़ करा जाता है, ताकि स्ट्रॉन्ग इमेज और इमोशंस क्रिएट करा जा सके लोगों के मन में, ताकि लोग उससे जुड़ाव कर पाएँ। राइटर्स यूज पर्सोनिफिकेशन टू मेक देयर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड अलाइव। ठीक है भाई, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ क्यों करा जाता है, ताकि जो पढ़ने वाला है ना बंदा, उसको, ठीक है, वो उसको इंटरेस्टिंग लगे, क्रिएटिव लगे, ये नहीं कि बस लग रहा है यार क्या पढ़ रहा हूँ, मज़ा ही नहीं आ रहा, उसको क्रिएटिव लगनी चाहिए, इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, और वो हमेशा जिंदा रहे उसकी राइटिंग, इसलिए जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा जाता है। ध्यान रखना है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ तो आई गया होगा आपको, है ना। और इट हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन थिंग्स बेटर। ठीक है भाई, तो ये जो है पर्सोनिफिकेशन, ये जो है रीडर को मदद करता है समझने में और इमेजिन करने में चीज़ों को अच्छे तरीके से, ध्यान रखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड इमेजिन थिंग्स बेटर, क्योंकि यहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर दिया ऑथर ने, तो यहाँ पर इजीली वो समझ पाएगा कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है ना। एग्जाम्पल की बात करूँ, देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब मुझे बताओ, विंड कभी विस्पर करती है क्या? विस्पर तो भाई लोग करते हैं, इंसान करता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ह्यूमन क्वालिटी दे दी, यहाँ पर हमने क्या करा, ह्यूमन क्वालिटी दे दी हवा को, विंड को। ठीक है, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, भाई ट्रीज से विस्पर कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इंसान करता है। विंड कैन नॉट विस्पर लाइक ह्यूमंस बट इट इज डिस्क्राइब दैट वे टू क्रिएट अ सॉफ्ट एंड काम फीलिंग। ठीक है भाई, कहने का मतलब है, जब हवा, आपको पता, आपको जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं ना, पेड़ों में आवाज़ भी होती है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली करते हैं, जो विंड, यहाँ पर हमने इसलिए बोलते हैं विंड जो विस्पर कर रही थी थ्रू ट्रीज, बाकी जो लोग हैं जब उसको पढ़े इस लाइन को, तो लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छी फीलिंग आए लोगों को, इसलिए। बट विंड कभी विस्पर नहीं कर सकती ना, ह्यूमंस करते हैं, ध्यान रखना है। और अगला एग्जाम्पल आप देखिए, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। ठीक है ना, मतलब कि जब आप मजे कर रहे होते हैं तो टाइम आपका उड़ रहा होता है। भाई टाइम कभी उड़ता है क्या, बताओ? टाइम डज नॉट रियली फ्लाई बट इट फील्स लाइक इट गोज फास्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे टाइम फ्लाइज का मतलब ये है कि भाई टाइम उड़ रहा है, मतलब कि टाइम आपका फटाफट बीत रहा है। ठीक है ना, टाइम उड़ता थोड़ी है, उड़ता तो भाई
यहाँ पर टाइम फ्लाइज, तो इंसान उड़ जाते हैं भाई, वो किसी भी तरीके से उड़े चाहे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, तो टाइम डज नॉट रियली फ्लाई बट इट फील्स लाइक इट गोज, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, लिटरेचर में बात करूँ तो इन लिटरेचर पर्सोनिफिकेशन मेक्स नेचर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज फील रियल एंड क्लोजर टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है ना भाई। जो लिटरेचर के अंदर जब पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा जाता है तो पर्सोनिफिकेशन बेसिकली क्या करता है, नेचर को, ऑब्जेक्ट्स को एंड आइडियाज़ को बिल्कुल रियल बना देता है। जब हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम नेचर की बात करनी हो, चाहे हम ऑब्जेक्ट की बात करनी हो, आइडियाज़ की बात करनी हो, तो उसमें हम ह्यूमन क्वालिटी का टच देते हैं ताकि वो रियल लगे और बिल्कुल ह्यूमन एक्सपीरियंस के बिल्कुल क्लोजर लगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और इट हेल्प्स द रीडर कनेक्ट मोर डीपली विद द मैसेज और सीन, ठीक है भाई। ये मदद करता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, रीडर जो रीडर है बेसिकली वो कनेक्ट कर पाए मोर डीपली विद द मैसेज और सीन, मतलब जो भी राइटिंग में है, ठीक है, उस सीन से, उस मैसेज से वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे मैं बात करूँ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपसे पूछा है कि भाई जो ये आपको 5 सेंटेंस दे रखे हैं, सब बताना है आपको कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बारे में फटाफट। देखिए, पहला सेंटेंस है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब यहाँ पर आप देखिए दो चीज का यूज हो रहा है, बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग और एंड, क्या है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर पैराडॉक्स का यूज करा गया है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, अगर यहाँ अब आपको समझ आ जाएगा, पैराडॉक्स का मतलब होता है जब हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका पैराडॉक्स यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि भाई जब यहाँ पर ये तो वर्ड है, लेकिन अगर जब दो आइडिया कंट्रास्ट कर रहे हो आपस में, ठीक है, दो अलग अलग आइडिया को यूज करा जाए कंट्रास्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, आइडियाज की बात होगी, तो वहां पर दूसरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। कमेंट करके बताना कौन सा होता है, मैंने बताया पीछे आपको वीडियो में, है ना। लेकिन जब बात आती है दो अपोजिट वर्ड्स को हम एक साथ यूज कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर पैराडॉक्स का यूज होता है, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है भाई, दिस सेंटेंस ब्रिंग्स टुगेदर टू अपोजिट आइडियाज, ठीक है, या आप वर्ड्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है, ध्यान रखना। इट सीम्स स्ट्रेंज बट मेक सेंस, ठीक है, मीनिंग दैट द एंड इज स्टार्टिंग नाउ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब कि मान लो आपका जन्म हो गया है ना, आपका जन्म हो गया तो आपके मरने की शुरुआत हो चुकी है, कहने का मतलब है, ठीक है। आपको जो एंड आपका चाहे 100 साल में हो, लेकिन उसकी शुरुआत अब हो चुकी है, इसका मतलब ये सेंटेंस का मतलब है ना। तो सिम्स स्ट्रेंज बट मेक सेंस मीनिंग दैट द एंड इज स्टार्टिंग नाउ, समझ आ गया। तो आपको यहाँ पर आइडियाज को काट कर आप यहाँ पर वर्ड लिख लेना, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। क्या लिखना है आपको, वर्ड्स लिखना है, ठीक है, ठीक है भाई। ब्रिंग्स टुगेदर टू वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि बिगिनिंग और एंड, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे पैराडॉक्स हो जाएगा। लेकिन जब पूरे क्लियर आइडिया की बात आ जाए, ठीक है, तो आप खुद समझ आ जाएगा, बिगिनिंग और एंड बिल्कुल दिखने में अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। और लेकिन जब हम बात करते हैं भाई आइडिया की, तो डायरेक्ट आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ अपोजिट चीज, अपोजिट जैसी बातें हो रही है। लेकिन वहां पर आपको भाई पढ़ के ही समझ आ जाएगा यहाँ पर कि भाई दूसरे आइडियाज की बात हो रही है जो कि अलग अलग है ना। तो वहां पर आपका दूसरा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, दूसरा आपका सेंटेंस है सी इज एज स्किनी एज टू अ टूथपिक। इसको तो आप खुद बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बताओ, ठीक है, फिर मैं भी बताऊंगा, कमेंट कर दिया होगा आपने, ठीक है। देखो, सी इज एज स्किनी एज अ टूथपिक, टूथपिक, तो एज यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या भाई उसका, उस लड़की का यहाँ पे कोई लड़की है उसका कंपैरिजन कर दिया एक टूथपिक से, ठीक है, बोल दिया भाई कि सी इज एज स्किनी एज अ टूथपिक, वो टूथपिक वो इतनी स्किनी जैसे टूथपिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। टूथपिक पता होगा भाई आपको, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर सिमिली यूज हो रहा है, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिली क्या होता है, इट कंपेयर्स द गर्ल थिननेस टू अ टूथपिक यूजिंग एज, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बेसिकली जो गर्ल की थिननेस है या स्किनीपन है, आप ध्यान रख सकते हो उसको टूथपेस्ट से, टूथपिक की, ठीक है, टूथपिक बेसिकली आपने देखा होगा ना, दांत वगैरह को पकड़ने के लिए यूज करा जाता है। तो टूथपिक का यूज करके बेसिकली यहाँ पर कंपेयर कर दिया एस का यूज करके। और सिमिली क्या होता है, ऑलवेज कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन जो आपका है कह लो, या अगला आपका थर्ड पार्ट जो है इसका, हैज माई गोट व्हील्स, हैज माई गोट व्हील्स। अब यहाँ पर भी ना आप दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं इस वाले सेंटेंस में,
क्या, उसी की बात हम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर बोला हैज माई गोट व्हील्स। अब मुझे बताओ, व्हील्स जो होता है बेसिकली कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बाइक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, टायर तो उसमें भी होते हैं, है ना, और साइकिल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि हैज माइक गोट व्हील्स, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया भाई, पूरे हिस्से का कुछ पार्ट की बात हमने करी है। जो हम मान लो कार बाइक या कोई साइकिल भी है तो पहिए तो उसमें भी होते हैं, तो व्हील्स की बात हम कर रहे हैं। तो हमने एक बड़ी सी चीज के पार्ट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि कार बाइक और साइकिल का तो व्हील तो एक हिस्सा ही है ना। तो जब ऐसी बात आ जाए तो यहाँ पर हम किसको यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम सेन डिकी, ठीक है, साइन डिकी, ठीक है, इसका यूज कर रहे होते हैं। और लेकिन यहाँ पर आप मेटोनमी का यूज भी आप कर, ठीक है, यहाँ पर आप मेटोनमी का यूज भी कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया था ना, जब कोई एक चीज या कोई आइडिया किसी दूसरे को रेफर कर रहा हो, ठीक है, या किसी दूसरी चीज को रेफर कर रहा हो, कहने का मतलब मैंने कुछ वर्ड लिख दिया लेकिन वो किसी और चीज से जुड़ा हुआ है, किसी और चीज को रेफर कर रहा है, तो वहां पर आपका मेटोनमी होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, मेटोनमी भी आप लिख सकते हैं, या आप सेंडिकी वर्ड का यूज, सेंडिकी जो है आपका लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का यूज आप कर सकते हैं। देखिए फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो दोनों का मतलब ही एक तरह से यही होता है कि भाई जब आप किसी के पूरे बड़े से हिस्से के कुछ छोटे पार्ट की बात कर रहे हो उसको रेफर करने के लिए, तो वहाँ पर सेंडिकी होता है और मेटोनमी भी होता है। समझ आ गया। तो एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो व्हील्स इज यूज टू रिफर टू अ कार, ठीक है, या आप कार की जगह आप बाइक साइकिल भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो व्हील्स इज यूज टू रिफर टू अ कार, इट रिप्रेजेंट द होल बाय मेंशनिंग अ पार्ट। ये तो बोल रहा हूँ कि भाई हम पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एक हिस्से से, ठीक है, विच इज अ फीचर ऑफ साइन सेंडिकी। आपको ये देखना है कि भाई यूज किस कंटेक्स्ट में करा जा रहा है। अगर एक फीचर के तौर पर यूज करा जा रहा है पूरे बड़े से हिस्से छोटे से हिस्से को पूरे बड़े के लिए, तो वहां पर आप आंख बंद करके सेंडिकी लगा देना। और इट कुड ऑल्सो बी सीन एज मेटोनमी वेयर आर रिलेटेड टर्म इज सब्सिट्यूटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मेटोनमी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो टर्म है ना व्हील्स, तो यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट करा गया कार की जगह पर। यहाँ पर आपका मेटोनमी भी है, क्योंकि व्हील्स आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं कार को रेफर कर रही है। समझ आ रहा है, यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कार को रेफर कर रही है। समझ आ गया, तो समझ आ गया होगा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद मोहन इज अ हंग्री वोल्फ, ही कैन ईट अलॉट, ठीक है भाई। यहाँ पर बोला जो मोहन है एक हंग्री वोल्फ है, ही कैन ईट अलॉट। अब मुझे बताओ मोहन जो है भाई हंग्री वोल्फ हो सकता है क्या, या वोल्फ हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। और बोला ही कैन ईट अलॉट, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मेटाफोर का यूज कर दिया। मेटाफोर का मतलब होता है जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी को किसी से, बिना लाइक और एज का यूज करें तो हम मेटाफोर होता है। अब बताओ मुझे, यहाँ पर मोहन को कंपेयर कर दिया हंग्री वोल्फ से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई लाइक एज का यूज नहीं करा ना, तो मोहन इज अ हंग्री वोल्फ, ही कैन ईट अलॉट। तो मोहन को हंग्री वोल्फ से कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफोर होगा, ध्यान रखना है। तो मोहन इज अ कंपेयर टू अ हंग्री वोल्फ विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो इट डायरेक्टली इक्वेट्स हिम टू अ वोल्फ टू हाईलाइट इट्स हंगर, ठीक है भाई, इसको बिल्कुल क्या करा, मोहन को बिल्कुल हंग्री वोल्फ से इक्वेट कर दिया, ध्यान रखना है, ताकि उसकी भूख को रिप्रेजेंट करने के लिए, हंगर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, मेटाफोर का यूज कर लिया। तो ध्यान रखना है मेटाफोर का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। समझ आ गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द फेयर ब्रीज बिलो द वाइट फॉर्म फ्लू द फरो फॉलोड फ्री। अब यहाँ पर देख रहे होगे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एफ एफ बी बी एंड बार बार ये वर्ड क्यों रिपीट हो रहे हैं, द फेयर ब्रीज ब्लू, वाइट फॉर्म फ्लू एंड फरो फॉलोड फ्री। तो यहाँ पर जब भी आपको दिखे, ध्यान रखना, जब एक एक कॉन्सोनेंट आपका बार बार, देखो ये कॉन्सोनेंट है, बी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ब्रीज ब्लू, एंड यहाँ पर आपका देखो फॉर्म का एफ और फॉर्म फ्लू, यहाँ पर भी एफ आपका रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर फरो फॉलोड फ्री, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, और यहाँ पर भी एफ। यानी जब आपका कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा हो 2 से 3 बार, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, अलिट्रेशन होता है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ जब आपको कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो अलिट्रेशन, लेकिन जब आपके मान लो पूरे वर्ड ही एक सेंटेंस के अंदर रिपीट हो रहा है 2 से 3 बार, तो वहां पर आप रिपीटेशन का यूज करते हैं, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए भाई, द सेम कॉन्सोनेंट्स साउंड्स एफ एंड बी, ठीक है,
देखिए यहाँ पर वर्ड की बात करो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर लो तो आपका लिटरेशन ही होता है ना। तो यहाँ पर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एफ एंड बी आर रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाय वर्ड्स, ठीक है, कहने का मतलब है बार बार रिपीट हो रहा है वर्ड के साथ, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड अलिटरेशन। समझ आ गया। अलिटरेशन की डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप यही बताओगे, व्हेन द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीट इन सेंटेंस वी कॉल्ड इट अलिटरेशन। ओके, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपका जो आता है भाई मॉडल वर्ब का आता है। आपको मॉडल वर्ब यूज़ करनी होती है, कॉलम ए आपको दे देगा और कॉलम बी आपको दे देगा, या आपसे कुछ वैसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा, है ना। तो जनरली आपके प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल वर्ब, प्रीपोजिशन, मतलब ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, टॉपिक है, आपका सिलेबस है, ध्यान रखना। प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन मैंने उस वीडियो में कराए थे, दिसंबर वाली वीडियो में, तो उसको आप जरूर देख लेना। दोबारा करने का कुछ मतलब नहीं बनता, काफ़ी डिटेल में, लगभग वो 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप देख लेना भाई, ठीक है। तो मॉडल वर्ब की बात करूँ तो कॉलम ए में सेंटेंस है ना, और यहाँ पर बी में आपको मॉडल वर्ब दे रखी है, तो उससे आपको मैच करना है। अभी एक तो तरीका ये होता है भाई आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता दूँ, ये क्वेश्चन आ रखा तो आंसर बता दूँ, या आपको कुड हैव, कैन नॉट हैव, मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव को एक्सप्लेन भी करूँ कब इनका यूज़ होता है और किस कंटेक्स्ट में ये यूज़ हुआ है, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा ना। तो वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। आंसर तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी करेंगे भाई कब आपको कुड हैव यूज़ करना है। देखिए, पहला है आपका मस्ट है, ठीक है, पहला आपका क्या है यहाँ पर, मस्ट हैव, हमने ये वाला लिया है, ठीक है। कि मस्ट हैव मॉडल वर्ब कब यूज होता है, देखिए मस्ट हैव का यूसेज क्या है, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट अ पास्ट इवेंट, ठीक है। जब आपको ये एक्सप्रेस करना हो एक लॉजिकल कंक्लूजन एक पास्ट इवेंट के बारे में, तो वहां पर आप आंख बंद करके मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू आर ऑलमोस्ट श्योर समथिंग हैपेंड, मतलब कि जब आप श्योर हो कि भाई पास्ट में ये हुआ ही हुआ है, तो आप वहां पर मस्ट हैव का यूज आंख बंद करके कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो आपका सेंटेंस ए है, द पेवमेंट इज वेल्ट, ठीक है, वैसे वेल्ट तो खैर नहीं आएगा यहाँ पर, वेट आएगा, ठीक है, एल हटा देना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, द पेवमेंट इज वेट, इट मस्ट हैव, ठीक है, यहाँ पर मस्ट हैव आ गया ना, रेन ड्यूरिंग द नाइट, कहने का मतलब है यहाँ पर आप श्योर हो भाई कि भाई जो है जो पेवमेंट गीला है ना ये, तो यहाँ पर रात को कहीं ना कहीं नाइट में जो है बारिश हुई है, ठीक है, जब ये गीला है, वेट है, समझ रहे हो ना। द पेमेंट इज वेट, इट मस्ट हैव रेन ड्यूरिंग द नाइट, तो मतलब कि जब आप पूरे श्योर हो अपने जो आप बात कह रहे हो, पूरे लॉजिक के साथ कह रहे हो, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन आप दे रहे हो एक पास्ट इवेंट के बारे में कि भाई अगर ये गीला है ना तो रात को पक्का बारिश हुई है, तो यहाँ पर आप मस्ट हैव का यूज ही करेंगे। समझ आ गया, वी आर श्योर इट रेन बिकॉज द पेमेंट इज वेट, समझ आ गया। तो जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देना हो या अपनी बात रखनी हो एक पास्ट के इवेंट के बारे में, यानी कि जब आप बिल्कुल आपको पक्का ही पता हो कि हुआ ही हुआ है, ठीक है, पक्का हुआ है, तो आप मस्ट हैव का यूज करना है आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद मस्ट हैव बीन की मैं बात करूं, मस्ट हैव बीन कहाँ यूज करोगे, इसका यूसेज क्या है, सिमिलर टू मस्ट हैव, लगभग जो है मस्ट हैव का यूज जो मैंने आपको बताया ना, लगभग उसी के सिमिलर इसका यूज होता है, लेकिन फॉलोड बाय अ स्टेट और कॉन्टिन्यूस वर्ब, कहने का मतलब है बिल्कुल सेम जो मैंने पीछे यूज बताया उस मस्ट हैव बीन का भी यूज होता है जब भी, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या जुड़ जाती है, जब भी आप इसका यूज करेंगे ना तो वहां पर एक आप स्टेट की बात भी कर रहे हो, स्टेट मतलब कि कोई अवस्था, चाहे वो नींद की हो, चलने की हो, सोने की, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। स्टेट और कॉन्टिन्यूस वर्ब जब आपको सेंटेंस में देखने को मिल रही हो तो मस्ट हैव बीन का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मीनिंग की आप बात देखिए, यू आर सर्टेन समवन वॉज इन अ पर्टिकुलर स्टेट इन द पास्ट, ठीक है, मतलब आप श्योर हो कि भाई जब वो हो रहा था ना कुछ, तो पर्टिकुलर स्टेट में था वो कोई चीज, ठीक है ना, मतलब उस अवस्था में वो चीज थी या था, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन बी में जो है आपका मस्ट हैव बीन यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको जो सेक्शन जैसे आपको जो ये आपका बी सेंटेंस है, द स्ट्रॉम स्ट्रक एट मिडनाइट व्हेन मोस्ट पीपल डैश फास्ट स्लीप, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर बोला है कि जो स्ट्रॉम है ना वो मिडनाइट के करीब आया, जब ज्यादातर लोग जो है भाई वो सो रहे थे, सोने की अवस्था में थे, है ना। देखो आप पक्का श्योर हो कि भाई लोग सो रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सोने की अवस्था की बात भी आ रही है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे, मैंने बताया था ना,
समझ आपको आ गया होगा, है ना। तो आपका थर्ड वाला हो जाएगा बी के लिए। उसके बाद आपका कैन नोट है। क्या है आपका? कैन नोट हैव। देखिए, यूसेज की बात करूं, टू एक्सप्रेस डिसबिलीफ और इम्पॉसिबिलिटी अबाउट अ पास्ट एक्शन। ठीक है भाई, अगर आपको भाई एक डिसबिलीफ और इम्पॉसिबिलिटी जो है आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी किसी पास्ट एक्शन के बारे में, तो आप कैन नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। मीनिंग के लिए देखिए, यू आर श्योर समथिंग डिड नॉट हैपन। ठीक है भाई, आपको पता है कि भाई वो हुआ ही नहीं है, तो आप कैन नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल जो आपका दे रखा है सेंटेंस सी, जहाँ पर आपका कैन नॉट हैव यूज होगा, यू कैन नॉट हैव लॉस्ट द की। ठीक है, कि भाई आपको पता है कि आप जो है चाबियां खो ही नहीं सकते, तो वहां पर आप कैन नॉट हैव का यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट हैव लॉस्ट द की। देखो, आप कैन नॉट का यूज भी कर सकते हो, यू कैन नॉट लॉस द की। तो इसका मतलब ये नहीं दिखा रहा कि भाई ये इम्पॉसिबल है, भाई वो की खो सकता है। तो यू कैन नॉट लॉस द की बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा अगर आप हैव भी ना लगाओ तो। लेकिन आप हैव लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो इम्पॉसिबल है, कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि उसके हाथों से चाबी खो जाए, है ना। यू कैन नॉट हैव लॉस्ट द की, तो इट इज इम्पॉसिबल दैट यू लॉस्ट द की। तुमसे उम्मीद नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर हैव लगा दिया तो, अगर हैव हटा देंगे तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है तुम चाबी खो सकते हो, तो ऐसी उम्मीद हम कर सकते हो तुमसे। उसके बाद है कुड है। क्या? कुड हैव। देखिए, यूसेज क्या है? टू टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटीज, थिंग्स दैट वर पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन, और वी डोंट नो इफ दे हैपन। कहने का मतलब है यूसेज क्या है इसका, हम जब पास्ट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हो, ठीक है, थिंग्स दैट वर पॉसिबल, जो कि चीज़ भाई हम पास्ट पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हो जो कि भाई पॉसिबल भी हो लेकिन वो हुई ना हो। ठीक है, अगर वो हो भी गई हो तो हमें नहीं पता कैसे हो गई। समझ रहे हो ना। तो ऐसे जब कंडीशन आ जाए तो कुड हैव का यूज हम करते हैं। देखिए, मीनिंग क्या है? इट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट। कहने का मतलब वो जो चीज़ होनी है वो पास्ट में पॉसिबल हो सकती है, बट हमें नहीं पता ठीक है वो हुई कैसे है, तो वहां पर कुड हैव का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो आपका सेक्शन सेंटेंस डी है, ठीक है, सेंटेंस आपका डी कहता है कि 20 ईयर्स एगो, यानी 20 साल पहले, नो बडी कुड हैव इमेजिन हाउ पॉपुलर मोबाइल फोन्स वुड बिकम। अब 20 साल पहले कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जो मोबाइल फोन्स हैं वो इतने पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है ना, बताओ, कोई आपसे 20 साल पहले कोई सोच सकता था क्या कि भाई ये टच फोन आ जाएंगे, इतने पतले पतले फोन आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे फोन आ जाएंगे? नहीं सोच सकते थे ना। हमें पता था कि होगा, कि भाई आने वाले टाइम मोबाइल फोन आ जाएंगे, लेकिन इतने पॉपुलर हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे ये हमें नहीं पता था। तो यहाँ पर हम कुड हैव का यूज करेंगे। 20 ईयर्स अगो नो बडी कुड हैव इमेजिन हाउ पॉपुलर मोबाइल फोन्स वुड बिकम, एट दैट टाइम इट वॉज हार्ड टू इमेजिन दिस। उस टाइम पे आप ये इमेजिन नहीं कर सकते थे, यहाँ पर कुड हैव का आप यूज करोगे। समझ आ गया भाई? आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन आपका आता है ना, आपको क्या करना है, जो आपको दिख रही है ब्रैकेट में, मीट, लिसन, अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स कह लो या वर्ब की बात कह लो। ठीक है, आपके एग्जाम वाले पता नहीं यार क्या खा के आपके क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से वर्ब वर्ड आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। तो कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, या वर्ड भी चलो आप कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं ना, तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट फॉर्म क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक में। तो बारी बारी करके आप सेंटेंस देख लो भाई। ठीक है, ये मैंने आगे ले ही रखे हैं अच्छे से, तो वहीं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आपके सेंटेंस आप देख लो, और टोटल 10 सेंटेंस है। ठीक है, 10 मार्क्स का है। देखो, तो पहला सेंटेंस है, द टू लीडर्स डैश फॉर टॉक्स लेटर दिस आफ्टरनून। यहाँ पर बात करी गई है भाई, जो दो लीडर है ना, ठीक है, तो भाई वो इस आफ्टरनून के बाद क्या करेंगे, बातें करेंगे या मीटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो या जो है भाई मिलेंगे आप कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको फ्यूचर प्लान के बारे में बताना हो, ठीक है भाई, देखो काम प्रोग्रेस में और वो बिल्कुल प्लान्ड है, मतलब वो पहले से फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ आप करोगे, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आप यूज़, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ आप कर रहे होगे। देखिए, तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा, आर मीटिंग वर्ड होगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या होगा, आर मीटिंग वर्ड होगा। द टू लीडर्स आर मीटिंग
को टॉक्स लेटर दिस आफ्टरनून, यानी इस आफ्टरनून के बाद क्या है, जो 2 लीडर जो है बात करने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, आर मीटिंग का यूज़ आप करोगे। तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट, ठीक है ना। आप यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब बात आ जाए भाई कि वो फ्यूचर इवेंट है लेकिन वो प्लान्ड है पहले से, आपको पता है कि आफ्टरनून के बाद भाई मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे। अब मन में सवाल आ रहा होगा यार, फ्यूचर टेंस का यूज़ हम कब करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हम कब करेंगे। मान लो कि आज आप यहाँ पर हो तो कल आपको पता है कि कल, मतलब मान लो 3 बज रहे हैं ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 3 बज रहे हैं और आप बोलो कि कल इसी टाइम मैं फ्लाइट में होऊंगा, ठीक है ना। तो काम प्रोग्रेस में है, तो आपको पता है कि कल इसी टाइम क्या है, आप फ्लाइट में हो गए या उड़ रहे हो गए, तो यहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस टाइप के सेंटेंस में। लेकिन आपको पता है भाई अभी है और आफ्टरनून के बाद आपकी मीटिंग है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ आप करेंगे। समझ आ गया इस टाइप के सेंटेंस में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आपका जो सेंटेंस है, आर यू डैश माई क्वेश्चन और नोट, ठीक है। आपको पता होगा भाई जो आर है ना बेसिकली ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आपकी इज, ठीक है, आपका जो होता है भाई इज होता है, ठीक है, आपका एम होता है और आपकी आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जो कि यूज हो रही होती है वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आर यू डैश माई क्वेश्चंस और नोट, और ध्यान रखना है भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है प्लस आईएनजी भी आता है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब खुद देखिए यहाँ पर आर आ रहा है, ठीक है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो यहाँ पर जो है आपका भाई आर आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। तो यहाँ पर जो लिसन आपकी वर्ब है, लिसन क्या आपकी ये वर्ब है, यहाँ पर लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आर यू लिसनिंग माई क्वेश्चन और नोट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो लिसनिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑनगोइंग एक्शन, मान लो कोई एक्शन चल रहा है तो वहां पर आप क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हो, बेसिकली इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है किस कंडीशन में यूज हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और थर्ड सेंटेंस आपका है आई नेवर डैश वाई वी हैव टू पे सो मच टैक्स, ठीक है। तो आई नेवर डैश वाई वी हैव टू पे सो मच टैक्स, मतलब कि जब आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है भाई, जो हो रहा है आपके साथ, ठीक है, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, यहाँ पर पहले तो अंडरस्टूड आएगा, ठीक है, यानी कि आई नेवर अंडरस्टूड वाई वी हैव टू पे सो मच टैक्स, मेरे को समझ ही नहीं आता, कभी समझ नहीं आता कि हम इतना टैक्स क्यों पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस देखो, अंडरस्टूड यहाँ पर क्या, अंडरस्टैंड की सेकंड वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस का यूज करा जाता है टू रिफ्लेक्ट अ कंप्लीटेड स्टेट और ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, आप पूरी कंफ्यूजन की स्टेट में है ना, तो वहाँ पर आप पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। आई नेवर, मतलब कि देखो आप टैक्स तो भरते आ रहे हो ना, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा क्यों इतना आप टैक्स भर रहे हो, हैं क्यों इतना टैक्स भरते हैं, तो कंफ्यूजन में होना, और एक बेसिक आप टैक्स भरते जा रहे हो, तो ये पास्ट होता जा रहा है ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कोई आप पास्ट टेंस का यूज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अंडरस्टूड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आई डैश एनी ऑफ डिकेंस नोवेल, ठीक है। तो यहाँ पर आई डैश एनी ऑफ डिकेंस नोवेल, तो यहाँ पर रीड आपकी वर्ब दे रखी है, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई हैव नॉट रीड, देखिए हैव नॉट रीड यानी कि आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ डिकेंस नोवेल्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप हैव नॉट रीड का यूज कर सकते हैं। अब कुछ हो के मन में आ रहा होगा यार डिड नोट का भी तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिड नोट का भी तो यूज कर सकते हैं, है ना, मन में तो आ रहा होगा भाई, लेकिन डिड नोट का यूज यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना क्यों, अभी समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं फॉर एन एक्सपीरियंस नोट येट हैड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हम यूज कब करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस जो हमने अभी तक नहीं लिया है और जो कि पॉपुलर है अभी तक, है ना। मान लो कि एक मूवी निकली थी भाई, कोई सी भी मान लो यार, पता नहीं, मान लो एक ए मूवी निकली थी, ठीक है, रिलीज हुई थी और 4 साल पहले रिलीज हुई थी, और वो अभी तक बहुत फेमस मूवी है, अभी तक बहुत फेमस मूवी है, ठीक है ना।
फेमस मूवी है और अभी तक बिल्कुल, और आपने उसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा या देखी नहीं है, ठीक है, अभी तक आपने उसको देखा नहीं है, तो यहाँ पर आप डिड नॉट का यूज नहीं करोगे भाई, यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, है ना। तो आई डैश एनी ऑफ डिकेंस नोवेल, यानी कि आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ डिकेंस नोवेल, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आप हैव नॉट रीड का यूज करोगे सेंटेंस में, ना कि डिड नॉट का यूज करोगे, ठीक है। ऐसी चीज है भाई जो कि आ, कुछ साल पहले हुई थी और आपने उसको देखा भी नहीं है, और अब ज़्यादा उसको रिलेवेंट भी नहीं है वो, तो आप डिड नॉट का यूज़ आप कर सकते हो आंख बंद करके, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप डिड नॉट यूज़ कर देंगे ना तो भी गलत नहीं होगा इस सेंटेंस में, लेकिन अगर आप सेंटेंस को देखते हैं ना, तो यहाँ पर हैव नॉट रीड का जो है आएगा सेंटेंस में खाली जगह पे, ध्यान। आई हैव नॉट रीड एनी ऑफ डिकेंस नॉवल, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर सेंस जब भी निकले ना, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप हैव नॉट रीड का यूज़ करोगे। आई होप समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। अगला देखिए भाई, नेशनल नो स्मोकिंग वीक डैश ऑन अक्टूबर 24। देखिए, अब यहाँ पर एक शेड्यूल्ड इवेंट की बात आ रही है, अक्टूबर 24। जब भी कोई ऐसी बात आ जाए भाई, जब यहाँ पर आपकी कोई हैबिट की बात हो रही हो, ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो कि भाई वो सच्ची होता है, या कोई शेड्यूल्ड इवेंट की बात आ जाए ना, तो वहाँ पर आप भाई बेसिकली आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्टार्ट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेशनल नो स्मोकिंग वीक स्टार्ट्स ऑन 24 अक्टूबर, अक्टूबर 24, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है फॉर शेड्यूल्ड इवेंट्स। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट को शो करना हो, कोई शेड्यूल्ड इवेंट के बारे में बताना हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट आता है। और जब भी कोई तीसरी थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है, कोई तीसरी चीज़ की बात हो रही होती है जो कि हमारे बीच में नहीं है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब के साथ एस या ई एस लगता ही लगता है। जैसे कि यहाँ पर नेशनल नो स्मोकिंग वीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखना, स्टार्ट्स लगा दिया, स्टार्ट्स बन जाएगा, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, यू डैश अ न्यू स्कूटर लास्ट वीक, ठीक है, तो यहाँ पर बाय दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर बॉट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है ना, आपने लास्ट वीक बाय करा है, तो बॉट आ जाएगा, ठीक है, कि जो बाय की सेकंड फॉर्म होती है वो बॉट होती है ना। तो ध्यान रखना है, सिंपल पास्ट टेंस है फॉर कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, ठीक है, आपने कोई भी पास्ट एक्शन करा है तो आप सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सीधी सी बात है ना। तो यू बॉट अ न्यू स्कूटर लास्ट वीक। और जब भी कोई आपको नेगेटिव बताना होता है, एक चीज बता ध्यान रखना है भाई, जब भी आप पास्ट में, क्या, पास्ट का सिंपल पास्ट में, या जब नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे होते हैं, आप नेगेटिव सेंटेंस तो बना रहे हैं, और तो डिड का यूज तो होता ही होता है, डिड का यूज तो होता ही होता है, और डिड नोट तो लगाओगे तो यहाँ पर आप ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो, कि अभी ना, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म दोनों साथ साथ नहीं आते हैं। जब आपने डिड का यूज कर दिया, डिड नोट का यूज कर दिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप करते हो, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें गड़बड़ी आप नहीं कर सकते। अगला सेंटेंस क्या आपका, मोहन डैश अस द वे टू द हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो मोहन डैश अस द वे टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, शॉर्ट, ठीक है। तो मोहन शोड अस द वे टू द हॉस्पिटल, यानी कि जो मोहन है उसने हमें रास्ता दिखाया, कहाँ का, हॉस्पिटल तक का, है ना, ये दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की, हम जब हॉस्पिटल जा रहे तो हमें नहीं पता था रास्ता, तो मोहन ने दिखा दिया भाई, तो ये पास्ट वाली चीज हो गई ना। तो मोहन शोड अस द वे टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं फॉर कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, जो कि वह रास्ता दिखा दिया था, हम चले गए, है ना भाई। तो मोहन शोड अस द वे टू द हॉस्पिटल। आगे देखिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश हरीडली, ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो चल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, या चल रहे थे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूज करेंगे वॉकड, ठीक है, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉकड हरीडली, ठीक है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है वो तेज चल रहे थे, या जो माई ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं तेज चलते थे, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर वॉकड की बात आएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर वॉकिंग यूज करना चाहें ना, कर सकते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वॉकिंग हरीडली, ये भी सही है, ठीक है, और वॉकड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कितने सेंटेंस आप भी बना सकते हो उससे, ठीक है, लेकिन वो सही होना चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वॉकिंग हरीडली, ठीक है, आप ये यूज कर सकते हैं, माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉकड हरीडली, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ध्यान रखना है।
और सिंपल पास्ट फॉर पास्ट इवेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई पास्ट इवेंट के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हैं, और भाई मान लो ये चल भी रहा है तो यहाँ पर आप सिंपल कॉन्टिन्यूस का यूज भी कर सकते हैं। सिंपल सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रोग्रेसिंग वर्क, ठीक है, फॉर प्रोग्रेसिंग वर्क, ठीक है, ध्यान रखना, फॉर प्रोग्रेसिंग वर्क, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ आप ध्यान रखना, वर्ब वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज कर रहे हो तो आपकी बात बन जाएगी। आगे देखिए, डैश इज माई फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, स्विमिंग कर दोगे, है ना। तो स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, तो इसको हम जीरेंट फॉर्म बोलते हैं, ध्यान रखना। जब भी आप वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरेंट फॉर्म बोलते हैं, ध्यान रखना। यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी आपको भाई कुछ दिखाना हो कि मेरी फेवरेट है तो आप जेरेंट फॉर्म का यूज आप कर सकते हैं। ऐसे हम बोलते हैं ना, कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी, या जो भी आप बोलना चाहें तो वो आप क्या करें, जेरेंट फॉर्म का यूज करते हैं फॉर आप कुछ भी अपनी फेवरेट चीज दिखाने के लिए। आप स्विमिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद द फार्मर डैश ब्यूटीफुल प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। वर्ब है आपकी ग्रो, तो यहाँ पर एस लग जाएगा इसके साथ, ठीक है भाई, मैंने बता दिया थर्ड पर्सन के साथ आपका क्या लग जाएगा, एस या ई एस लग जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो सिंपल प्रेजेंट फॉर अ हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि भाई जो फार्मर है वो प्लांट्स को ग्रो कर रहा है ना, सीधी सी बात है। तो उसका हैबिचुअल एक्शन है, मतलब उसकी हैबिट है वो करता है, तो यहाँ पर उसकी हैबिट को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और वो थर्ड पर्सन है तो भाई एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे, तो यहाँ पर एस लगेगा भाई, तो ग्रोज हो जाएगा, तो फार्मर ग्रोज ब्यूटीफुल प्लांट्स। समझ आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जब आपका अगला क्वेश्चन आता है ना, वो आर्टिकल्स के ऊपर भी आ जाता है कई बार। एक ग्रामर के टॉपिक्स आपके आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है। ये सब बातें आपके ध्यान रखना, आपको सबके बारे में आइडिया होना चाहिए। आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें प्रीपोजिशन भी होंगे, कंजक्शन भी होंगे, ध्यान रखना, मॉडल वर्ब भी होंगे, है ना। आपको सारे मॉडल वर्ब का एक आइडिया लग जाएगा भाई कब कौन सा यूज होता है, तो आप देख लेना, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। और बैगला 137 एंड अदर सब्जेक्ट भी होते हैं इंग्लिश के, उसके लिए भी, है ना। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपको आर्टिकल्स बताने हैं, ठीक है। तो आर्टिकल तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता भी होगा आपको कि भाई अगर आप ए का यूज कर रहे हैं कब करेंगे, जब आपका वही साउंड कौन सा आ रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, इसका कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, ठीक है, ये एन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट का साउंड जब आ रहा हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, ए, देखो वोवल्स होते हैं आपके कितने, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। अगर इन पांचों की आवाज आपको आ रही है, देखो ये वर्ड दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मान लो ए दिख रहा है, लेकिन वो अगर साउंड भी अगर ए का आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप एन यूज कर लोगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ए, ई, आई, ओ, यू की जो साउंड है, इसको छोड़कर अगर कोई सी भी आवाज आपको आ रही है, सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, मान लो यहाँ पर लिखा है शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है ना, शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इंजीनियर में देखिए ई आ रहा है, ठीक है, जो कि ई एक वोवल है, लेकिन आपको साउंड चेक करना है कि भाई साउंड वोवल का है, कॉन्सोनेंट का है। मैं बोल रहा हूँ सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, देखिए ए, ई क्या एक वोवल का साउंड है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा आपका, ठीक है, आ जाएगा, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, ठीक है, शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर वोवल का यूज भी हो रहा है, लेकिन साउंड जब भी आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो आप आंख बंद करके ए का यूज कर देना, ठीक है, समझ आ गया। और दाग का भी यूज होता है आपका, दाग का भाई यूज होता है जब आपको कोई यूनिक चीज बतानी हो, ठीक है, जब कोई यूनिक चीज बता रहे हो आप, ठीक है, किसी नाउन को इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है, कोई ज्योग्राफिकल चीज के बारे में बता, जैसे कि रिवर के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, लेक के बारे में आप बता रहे हो, माउंटेन के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जब भी आप ज्योग्राफिकल कोई फीचर के बारे में बता रहे हो तो आप दा का यूज आप कर सकते हैं। और मान लीजिए भाई आपने एक बार जो है अ, एक आपने नाउन का यूज, एक सेंटेंस है जिसमें एक जो नाउन है वो दो बार यूज हो रहा है, ठीक है, मान लो कि इसमें लिखना है कि भाई आई सो, अरे यार 2 मिनट को, आई सो आ डॉग, ये बात हो रही है, ठीक है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, अब समझ आएगा। तो आपने एक सेंटेंस देखना है, आई सो आ डॉग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आगे लिखोगे द डॉग, द डॉग इज बार्किंग,
ठीक है, द डॉग इज बार्किंग। समझे? और इस कंटेक्स्ट में भी आपको ध्यान रखना, द यूज होता है कहाँ पर, यहाँ पर। जब एक बार नाउन यूज हो गया है, अगर आप उसको फिर से मेंशन करना चाह रहे हो तो दा से रिप्रेजेंट आप करेंगे उसको। अगर आपने एक बार जो है यहाँ पर डॉग एक नाउन था, ठीक है, आपने यहाँ पर यूज कर लिया है, अब इसको दोबारा मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसको दा से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, आई शो अ डॉग, द डॉग इज बार्किंग। समझ आ गया? ध्यान रखना है कि कब आपको दा यूज करना है, ठीक है, कब आपको ए यूज करना है, कब आपको एन यूज करना है, मैं बता चुका हूँ। फटाफट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, कब क्या यूज होगा आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट का, तो आपको एन आएगा, बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर माई सिस्टर विल कम इन डैश डे और टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पर एक तरह से एक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो माई सिस्टर विल कम इन अ डे और टू, यहाँ पर तो आपका ए आ जाएगा, ध्यान आपको रखना है, क्योंकि देखो डी यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ध्यान रखना है। और कोई यूनिक वगैरह चीज भी नहीं है, तो माई सिस्टर विल कम इन अ डे और टू, यानी एक या दो दिन में आ जाएगी। उसके बाद स्प्रिंग इज द डैश बेस्ट सीजन ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो देखिए, तो स्प्रिंग यहाँ पर एक ज्योग्राफी की ज्योग्राफिकल फीचर की बात हो रही है, ध्यान रखना है, और एक यूनिक चीज भी है भाई, स्प्रिंग एक यूनिक चीज अपने आप में, है ना। तो स्प्रिंग इज द बेस्ट। और एक और चीज ध्यान रखना है भाई, दा का यूज कब होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। दा का जो यूज है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज होता है। जैसे कि एक, मैं मानता हूँ कि एक डिग्री लेते हैं हम गुड, ठीक है, ठीक है, गुड, बेटर, एक होती है आपकी बेस्ट, ठीक है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, आपकी बेस्ट हो गई, ठीक है। जो थर्ड डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आपका दा आता है। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग अपने आप में एक यूनिक की चीज है, ध्यान रखना। और बेस्ट जो है आपकी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री भी है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो दा तो यहाँ पर आएगा ही ना भाई, तो स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर भी आपका दा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब वो ईयर अपने आप में यूनिक है, वो साल दोबारा थोड़ी आएगा, यहाँ पर आप दा का यूज कर सकते हैं। उसके बाद द गेम हैज कम टू डैश एंड, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, देखिए, ई ए आई ओ यू, एंड की बात हो रही है यहाँ पर। देखो आवाज किसकी आ रही है, एक ई है भले, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, तो ए तो एक वोवल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। द गेम हैज टू कम एन एंड, ठीक है, तो उस गेम का एंड आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है, आ चुका है लगभग। फिफ्थ देखिए भाई, द डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डैश गोल्ड, ठीक है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ध्यान रखना, द आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्री, तो यहाँ पर एक कंट्री को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं और वहाँ के गोल्ड को बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, एस गोल्ड कौन सा, जो साउथ अफ्रीका में ही मिल रहा है, तो साउथ अफ्रीका का गोल्ड तो अपने आप में यूनिक चीज हो गई है ना, ध्यान रखना है। तो गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज, तो आपको सबके आंसर मैंने बता दिया, और कैसे आए ये बताया मैंने आपको, ठीक है। और ऐसा कोई यूट्यूब पे आपको कोई बता भी नहीं रहा होगा, ठीक है, सब आपको बस ऐसे हल्का फुल्का बता के चले जाते हैं भाई, ध्यान रखना है, देख लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एन आएगा आपका, ए आएगा, दा आएगा ये, ठीक है, और एन और आपका जाएगा, ये आप आंसर आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है भाई, आपका जंबल सेंटेंस भी आते हैं, ध्यान रखना है, आपको इनको सही अरेंज में लगाना होता है, आपको इनको ये बिल्कुल बिखरे हुए वर्ड है, ठीक है, इनको आपको एक सही तरीके से लगाना है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज करके, ठीक है। पहले ध्यान रखना है, आपको आता है क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर आपकी वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है ना। तो जनरल फॉर्म है, ये क्या है, आपका जनरल फॉर्म है, किसके लिए, एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, ध्यान रखना है। तो आपको इसी का आइडिया लेते हुए आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, पहला जो सेंटेंस आपका, सेव्ड एवरी कॉइन सिंगल ही कॉपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आप ही लिख सकते हो पहले, ठीक है। आपको पहले सेंटेंस दिखाई देता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझाई दूंगा। देखिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है आपका। तो देखिए, ही आपका पहले आएगा, अगर आपने सब्जेक्ट पहचान लिया तो आपका आधा काम हो गया भाई, ठीक है। तो ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ही सेव्ड एवरी सिंगल कॉपर कोइन, तो यहाँ पर सेव्ड आपकी वर्ब हो गई ना, ठीक है, ही सेव्ड, और आपका बाकी सारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हो।
तो पहले आपका ही आएगा, देन सेव्ड आएगा, फिर एवरी आएगा, फिर सिंगल कॉपर, फिर देन कोइन आपका आ जाएगा। ठीक है, ही सेव्ड एवरी सिंगल कॉपर कोइन। उसके बाद देम फेल asleep बट अंडर ऑफ बोथ अ ट्री। तो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या आपका सेंटेंस हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो देम है ना, ये दे का सब ऑब्जेक्टिव केस है, ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये तो पहले आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा भाई दे, तो इस दे तो आपका सब्जेक्टिव है, लेकिन दे को जब आपको ऑब्जेक्टिव में यूज करना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करना है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे भाई, बेसिकली मैं बताऊं तो देम का यूज आप करते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देम तो पहले नहीं आएगा, फेल भी नहीं आएगा, बट तो यहाँ पर आप बोथ से जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने सुना होगा बोथ ऑफ देम, आप कई बार आप यूज कर सकते, यूज आप तो आपने देखा होगा सेंटेंस में, तब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ ऑफ देम। तो पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी यहीं से ही होगी। तो बोथ ऑफ देम फेल asleep अंडर अ ट्री। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट आपका लास्ट में जाएगा, ठीक है, वर्ब आपके बीच में ही आती है। तो बोथ ऑफ देम आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, फेल स्लीप आपकी तरह से वर्ब की तरह काम कर रही है ना, एंड अंडर अ ट्री बेसिकली आपका एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम फेल asleep अंडर अ ट्री बट, तो आपका सेंटेंस ऐसे ये बन जाएगा। उसके बाद डिसअपियर्ड, शो, वॉक, दे, अप, व्हेन, हार्ड, देयर, एक्स एंड दे। ठीक है भाई, तो ये आपका कुछ सेंटेंस है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला भाई, पहले आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है, वर्ब देखनी है, और आपको ऑब्जेक्ट देखना है। आपको पहले ऐसे कैटेगराइज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट आप देखिए, तो यहाँ पर आपका देखियो भाई, देखो दे भी आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, और वैन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा आ जाएगा वैन दे। ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वो कब आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके दो सेंटेंस है साथ में। तो व्हेन दे वोक अप दे शो देयर एक्स हैड डिसअपेयर्ड, कि भाई उन्होंने देखा, जब वो जगे तो उन्होंने देखा कि जो उनका एक्स है वो गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉर्स लव्ड रॉकिंग बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे बना सकते हैं, बॉय लव्ड रॉकिंग हॉर्स। ठीक है, जो लड़का है आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पर वर्ब और आपका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बॉय लव्ड रॉकिंग हॉर्स। उसके बाद देखिए आपका पूरा कंप्लीट, 2 मिनट। ठीक है, फोर्थ है ना आपके सेंटेंस, एक आपका लास्ट रह गया। ठीक है, क्या, माई लोस्ट आई इन वे द स्ट्रो। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको बेसिकली इसको भी क्या स्क्रैम्बल है, आपको इसको ठीक करके लिखना है। तो इसमें आपको ये करना है, इसमें आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है, और आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, इसके साथ आपको बना देना है। ठीक है भाई, तो इसको क्या आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, माई लोस्ट आई इन वे द स्ट्रो। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बना के इसको बताना मुझे। आगे देखिए, आगे देखिए, कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द बेस्ट सुटेबल फार्जल फ्रेजल वर्ब इन द करेक्ट यूज। ठीक है, आपको फ्रेजल वर्ब बतानी है, बेसिकली मैं कहूँ तो यहाँ पर क्या यूज होने वाली है। और ध्यान रखना भाई, फ्रेजल वर्ब बहुत सारी होती है, तो आप कब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, जब आपको मीनिंग पता होगा बहुत सारे फ्रेजल वर्ब के, और फ्रेजल वर्ब के बारे में जानकारी होगी। तो आपको भाई मैं टेलीग्राम पर फ्रेजल वर्ब भी भेजने वाला हूँ, ध्यान रखना, तो आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम पे। देखिए, आई हैड वेरी इमेजिनेटिव पेरेंट्स, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपको आगे करा देता हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो 5 क्वेश्चन आपके हैं भाई, 5वां क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके 5 पार्ट आपसे पूछे गए, 5 सेंटेंस आपको दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर। ठीक है, लगभग 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आई हैड वेरी इमेजिनेटिव पेरेंट्स इन दैट दे ऑलवेज डैश न्यू थिंग्स फॉर अस टू डू, वी वर नेवर बोर्ड। यहाँ पर आप यूज कर सकते हो भाई फ्रेजल वर्ब केम अप विद। ठीक है, आपको ये जो है ना बेसिकली देखो, यूज आपको करनी है करेक्ट टेंस के साथ भी यूज करनी है। ठीक है, ठीक है, कम अप विद भी हो सकता है, लेकिन हमने केम अप विद यूज केम अप विद यूज करा मैंने। ठीक है, केम अप विद, तो मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस को देखा ये किस टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो है वर्ब को चेंज करा है, केम लगा दिया कम की जगह। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आई हैड वेरी इमेजिनेटिव, पहले हैड पास्ट में चल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसी इसी का यूज करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आई हैड वेरी इमेजिनेटिव पेरेंट्स इन दैट, मतलब देखो यहाँ पर पास्ट के लिए यूज करा है कि भाई मेरे पास जो है मेरे इमेजिनेटिव पेरेंट है, जो कि हमेशा आते हैं एक नई चीजों के साथ हमारे लिए, वी नेवर बोर्ड, इसलिए हम कहीं बोर ही नहीं होते हैं।
ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में बात तो चल ही नहीं रही है, ये यहाँ पर केम अप विद आ जाएगा, पास्ट में ही बात चल रही है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केम अप विद का मतलब होता है टू इन्वेंट और थिंक ऑफ एन आइडिया या प्लान और सॉल्यूशन। मतलब कि जब भी हमें कोई बात करनी हो, कोई इन्वेंट की बात आ जाए, यहाँ पर कोई सोचने की बात आ जाए कि नई आइडिया के बारे में, या कोई प्लान के बारे में बात आ जाए, सॉल्यूशन के बारे में बात आ जाए, तो यहाँ पर हम केम अप विद की बात हम करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आई केम अप विद एन आइडिया, ठीक है, ठीक है, आपने कोई आइडिया को इन्वेंट करा, सोच लिया, कोई प्लान आपने बना लिया, ठीक है, आई केम अप विद प्लान आप बोल सकते हैं। तो समझे, तो यहाँ पर आप ऐसे यूज कर सकते हैं केम अप विद का। तो यहाँ पर यही है, तो मेरे पेरेंट्स जब भी आते हैं तो वो हमेशा एक नए आइडिया के साथ आते हैं या नई चीज़ों के साथ आते हैं, यहाँ पर केम अप विद आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माई ओल्डर ब्रदर वॉज लाइक अ हीरो टू मी, जो मेरा ओल्डर ब्रदर है वो मेरे लिए एक हीरो की तरह है। ही वॉज समवन आई ऑलवेज डैश एंड रिस्पेक्टेड, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लुक्ड अप टू लगा सकते हैं। लुक्ड अप जब लगाते हैं भाई, जब आप किसी को रिस्पेक्टफुल तरीके से आप बोलते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी को जब एडमायर करना चाहते हो, तो मीनिंग का मतलब यहाँ पर टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन, जब आप किसी को एडमायर करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लुक्ड अप टू का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला है कि माई ओल्डर ब्रदर वॉज लाइक अ हीरो टू मी, यानी कि मेरा जो भाई है, मेरा बड़ा भाई मेरे लिए एक हीरो की तरह है। ही वॉज समवन आई ऑलवेज ऑलवेज लुक्ड अप टू, यानी मैं उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, एडमायर करती हूँ। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लगा होगा, लुक्ड अप टू एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद थर्ड आपका है आई थिंक आई इंजॉयड द फिल्म सो मच, आई थिंक आई इंजॉयड द फिल्म सो मच बिकॉज आई रियली डैश द यंग बॉय एंड अंडरस्टूड वट ही वॉज गोइंग थ्रू। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, क्या बोल रही है भाई, आई थिंक आई इंजॉयड द फिल्म सो मच बिकॉज, मैंने सोचा कि भाई जो मैंने फिल्म है बहुत ज़्यादा इंजॉय करी है, बिकॉज आई रियली डैश द यंग बॉय अंडरस्टूड वट ही वॉज गोइंग थ्रू, मतलब कि मूवी में जो भी बात हो रही है तो उसको काफ़ी पसंद आया, उसको समझा कि भाई वो किस तरीके से गुजर रहा है, तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाइड विद आप यूज़ कर सकते हो, क्या, आइडेंटिफाइड विद। देखिए, अगर आपके मन में यहाँ पे कोई दूसरी फ्रेजल वर्ब आ रही है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो सही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आएगा आइडेंटिफाई विद, ठीक है, तो यहाँ पर टू फील दैट यू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सनस फीलिंग प्रॉब्लम्स और एक्सपीरियंस। मतलब कि जब भाई मान लो आप कुछ भी अपनी चीज़ देखा है, आप दोस्त के साथ बैठे हैं, आपने कोई मूवी देखी है, कोई कार्टून वगैरह भी देखा है, आप समझ गए वो कैसा फील कर रहा है वहाँ पर स्क्रीन पर भी, या किसी भी और कंटेक्स्ट में, रियल लाइफ में भी आपने समझ गए कि दूसरा चीज़ कैसा फील, दूसरा बंदा क्या फील कर रहा है, तो वहाँ पर आप आइडेंटिफाइड विद फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो जब कि कह रही कि मैं फिल्म को मैंने बहुत इन्जॉय करा, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, आई थिंक आई एंजॉयड द फिल्म सो मच बिकॉज आई रियली आइडेंटिफाई विद द यंग बॉय एंड अंडरस्टूड व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। मैं मूवी के अंदर एक बंदा है यंग बॉय जो समझ चुकी है कि वो किस तरीके से उसका जीवन में चल रहा है, वो किससे जूझ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर समझ गई हो, तो यहाँ पर इसने क्या आइडेंटिफाइड विद का यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद आई एम हैविंग सम ट्रबल डैश द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, आई एम हैविंग सम ट्रबल, यानी मैं कुछ परेशानी में हूँ, तो डैश द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो वर्किंग आउट, ठीक है, तो आई एम हैविंग सम ट्रबल वर्किंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू दिस इक्वेशन। टू सोल्व और फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम, किसी भाई प्रॉब्लम का आंसर अगर आप सोल्व कर ले रहे हैं, फाइंड कर ले रहे हैं, तो वर्किंग आउट आप लगा सकते हैं कि आई एम हैविंग सम ट्रबल एंड वर्किंग आउट द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। जो इक्वेशन है बेसिकली मैं कहूँ तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है, वर्किंग आउट मतलब ढूंढना है, ठीक है ना भाई, वर्किंग आउट द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ठीक है भाई, ध्यान रखना। वो यही कह रहा है कि भाई मुझे ये जो है मैं प्रॉब्लम ट्रबल में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मुझे क्या है बेसिकली इसका सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, इसलिए वर्किंग आउट का यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वी आर गोइंग टू हैव टू डैश आर वेकेशन अंटिल नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्किंग आउट का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूज़ करेंगे टू सोल्व और फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम। तो वी आर गोइंग टू हैव टू वर्किंग आउट आर वेकेशन अंटिल नेक्स्ट ईयर, यानी कि आपको क्या भाई अगले ईयर के लिए आपको जो है वेकेशन प्लान करनी है, तो उसके लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो वर्किंग आउट का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको यहाँ पर, ठीक है भाई, कि यहाँ पर आपको क्या भाई वेकेशन को ढूंढना है, कि मतलब वेकेशन पर आप कहाँ जाने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू हैव टू वर्किंग आउट आर वेकेशन, ठीक है,
हमको ढूंढना है भाई कि अपनी वेकेशन में कहाँ जाना है अंटिल द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर तक हमें क्या है भाई कहाँ जाना है, या नेक्स्ट ईयर हमें कहाँ जाना है, उसके लिए वेकेशन का प्लान हमें कर लेना चाहिए। तो वर्किंग आउट यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ध्यान आपको रखना है, वर्किंग आउट का यूज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये फ़ोन आ गया था बीच में, डिस्टर्ब हो गए थे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। तो यहाँ पर जो है ना भाई आपका जो ये सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मैंने जो करा दिया है आपको, ठीक है, जो वीडियो मैंने आपको बोली वो आप देख लेना। कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को फिर से देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। बाकी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।